हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। सो हम लोग बात कर रहे थे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट वाज ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, राइट। आज हम लोग वो चैप्टर खत्म करेंगे और फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। ओके चलो, सो बिफोर वी प्रोसीड विद दिस चैप्टर एंड वी फिनिश दिस चैप्टर, पहले हम लोग ने जितना भी कुछ पढ़ा था वो हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से रिवाइज करते हैं। ओके सो बताओ बच्चों की ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या है, व्हाट इज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। देख के बोला कोई गम नहीं है, बोलना जरूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बोलना जरूरी है, देख के बोलो बिना देख के बोलो कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना। ओके सो व्हाट इज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, आप बोलो। इट रेफर्स टू व्हाट, द बिजनेस प्रोसेसेस, ऑपरेशंस, accounting and decisions which are done by whom, the computer system. We use what, computer systems. So it is also referred to as what, information systems or information technology. एकदम आसान है, करेक्ट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। याद है ऐसा कुछ हमने क्वेश्चन पढ़ा था, राइट एकदम अच्छे से उसको हमने ग्रुप में बनाया था। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे हम लोग, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है। अगर वो लार्ज वॉल्यूम, अभी इमीडिएटली स्ट्राइक हो जाता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है तो उसमें और फीचर क्या होगा, इट विल बी फास्टर एंड इट विल बी एक्यूरेट। चलो वापस एक बार फर्स्ट 3 पॉइंट्स बोलो। इट इज व्हाट, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, देन इट इज व्हाट, फास्टर एंड एक्यूरेट। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, बेटर सिक्योरिटी है उसके अंदर, हाँ, और सिक्योरिटी है तो उसके लिए लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स। वापस एक बार बोलो, बेटर क्या है, सिक्योरिटी कंट्रोल्स है। उसके बाद वो बेटर सिक्योरिटी होने के वजह से लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स। फटाफट ये मुझको ये 5 पॉइंट फटाफट एक बार फिर से बताना बिना बुक में देखे। अब आप कर सकते हैं ना, हाँ जी। क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, एकदम अच्छे बच्चों कैसे, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, फास्टर एंड एक्यूरेट, राइट। अब बेटर सिक्योरिटी कंट्रोल से एंड उसके वजह से लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स। अब उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, देयर इज व्हाट, बोलो ना, कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी है। अरे बोलो ना, देयर इज व्हाट, कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है उसके बाद, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तो वो लास्ट में आएगा, उसके पहले क्या है, इंटीग्रेशन।
सो कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग क्या, अच्छा देखना है आपको, कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी के वजह से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो सकता है, और इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस हो गया तो वी ऑलवेज हैव व्हाट, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। एकदम आसान है, खत्म हो गए सारे पॉइंट्स। चलिए वापस एक बार मुझे बोलो, व्हाट वाज द क्वेश्चन, की फीचर्स ऑफ व्हाट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। याद आ रहा है आपको, कॉन्फिडेंस बन रहा है आपका जी। सो की फीचर्स फटाफट अभी 8 पॉइंट्स एकदम बैक टू बैक बोलो, चिपक चिपक के। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, फास्टर एंड एक्यूरेट, बेटर सिक्योरिटी कंट्रोल्स, सो लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स। उसके बाद नेटवर्किंग एंड, अच्छे से बोलो, कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। उसके बाद इंटीग्रेशन एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, राइट। अब इज देयर रेलेवेंस ऑफ आईटी इन एन ऑडिट, क्या हम लोग ने आईटी ऑडिट में यूज करना चाहिए क्या? पहले हम लोग ने बात करी थी, कुछ रीजंस है उसके लिए। सो मुझे बताओ कि मोस्ट ऑफ द, क्या कहते हैं हम लोग, क्या, कंप्यूटेशंस एंड कैलकुलेशंस, ये कौन करता है, कंप्यूटर सिस्टम्स। अरे बोलो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, देख के बोलो, कोई गम नहीं है, बट बोलना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कंप्यूटेशंस एंड कैलकुलेशंस, ये कौन करता है, सिस्टम करता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द पोस्टिंग ऑफ द अकाउंटिंग एंट्रीज इज डन ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम अगेन, राइट। चलो वापस एक बार, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यहां के कोई भी बच्चे बोल नहीं रहे हैं, एकदम अच्छे बच्चे हैं तुम लोग, बोलो अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कंप्यूटेशंस एंड कैलकुलेशंस। सेकंड पॉइंट, अकाउंटिंग एंट्रीज आर पोस्टेड ऑटोमेटिकली। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर अप्लाइड व्हाट, ऑटोमेटिकली। इसका एग्जांपल याद आ रहा है, बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कि आपको कितना लोन देना है, बराबर कि नहीं, ये सिस्टम खुद कैलकुलेट करता है, बराबर। डिस्काउंट कंप्यूटेशन, ये सिस्टम्स खुद ऑटोमेटिकली करते हैं। सो बिजनेस के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पे, बोलो ना, सिस्टम खुद ब खुद डिसाइड कर रहा है। चलो वापस एक बार, ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स बोलो मुझे, कौन से, कंप्यूटेशंस एंड कैलकुलेशंस, अकाउंटिंग एंट्रीज आर पोस्टेड ऑटोमेटिकली, बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है अपना, रिपोर्ट्स यूज्ड फॉर द बिजनेसेस। एकदम आसान है। तो ये सारी चीजें कौन यूज कर रहा है, कौन यूज कर रहा है, कंपनीज यूज कर रहे हैं, एंटिटीज यूज कर रहे हैं। सो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, एंटिटीज डिराइव व्हाट, बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स। बोलना पड़ेगा आपको, बेनिफिट मिलता है ना, सो इसके लिए हम लोग को उसको कंसीडर करना पड़ेगा। बट बेनिफिट के साथ साथ इट ऑल्सो पोजेस व्हाट, सम न्यू रिस्क। अरे नए रिस्क भी आते हैं ना, सो ऑडिटर नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट दीज डिफरेंट रिस्क। एकदम आसान है, राइट। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, जो क्या कहता है बच्चों, लास्ट पॉइंट है अपना क्या, यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी कंट्रोल्स। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि व्हाट आर द सिचुएशंस, ऐसे कौन से सिचुएशंस है जिसके अंदर हम लोग आईटी को यूज करना पसंद करेंगे। नॉर्मली हम लोग मैनुअल एनवायरनमेंट में ऑडिट करते हैं, क्वेश्चंस को भूल रहे नहीं ना आप लोग, नॉर्मली हम लोग मैनुअल एनवायरनमेंट में ऑडिट करते हैं, बोलो हाँ या ना, हाँ। बट कभी कभी हम लोग को कंप्यूटर्स को भी यूज करना पड़ता है। तो ऐसे कौन से सिचुएशंस है जिसके अंदर हम लोग को कंप्यूटर्स की सहायता से ऑडिट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जब बिजनेस कैसा हो आपका, बोलो ना, देयर इज व्हाट, इंक्रीज यूज्ड ऑफ, बट अपन ने इसको अलग तरीके से पढ़ा था ना, अरे कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था इसको। सो क्या बोला था अपन ने, इसका चार्ट बनाया था अपन ने, कैसे कर रहे हो फिर। सो बोलो ना, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आपका जो बिजनेस है वो कैसा है, एक तो कुछ भी याद नहीं है, ओ माय गॉड, कैसा धोखा दे रहे, मतलब नेक्स्ट लेवल धोखा हो गया मेरे साथ। चलो बोलो, बुक में देख के बोलो, इसके लिए तो क्या बोल रहे हैं, बिजनेस में क्या है, चलो स्क्रीन पे देखो, बिजनेस में क्या देखना है, सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस, वो कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। अगर बिजनेस खुद लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना, अगर बिजनेस खुद ज्यादा सिस्टम्स और एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको ऑडिट करने के लिए हम लोग को भी ज्यादा सिस्टम्स और एप्लीकेशंस को यूज करना पड़ेगा, हाँ। उसके बाद सेकंड क्या कहते हैं, आपके बिजनेस का नेचर कैसा है, हाई टेक नेचर ऑफ बिजनेस है। चलो वापस एक बार, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर आप ज्यादा क्या यूज कर रहे हो, सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन। दूसरा, आपका बिजनेस कैसा है, हाई टेक है। अब इस हाईटेक और ज्यादा सिस्टम्स और एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए आप क्या करते हो, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हैंडल करते हो, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हैंडल करते हो। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, आईटी यूज करना पड़ेगा। फिर दूसरे बाजू में क्या लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट है, किसकी, एक तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, दूसरा क्या कहता है, कंपनी का पॉलिसी है, और तीसरा क्या कहता है, इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है।
इन सब में अगर आप यूज करना और भी चाहोगे, अगर ये कुछ भी नहीं है फिर भी यूज करना चाहोगे, कब? जब आप खुद आपके ऑडिट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाना चाहोगे तब। बोलो हाँ या ना? हाँ। वापस एक बार बुक में देख के सब लोग पार्टिसिपेट करो, यू कैन डू इट। क्या कहता है बच्चों? बिजनेस में जो इंटरनल कंट्रोल्स लगते हैं वो कैसे लगते हैं? आईटी के, या सिस्टम्स जो प्रोसेसिंग करता है, ऑपरेशंस, डिसीजंस, अकाउंटिंग जो ले रहा है वो कौन कर रहा है? कंप्यूटर। तो क्या इसके लिए कंप्यूटर का हम लोग को अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है क्या? हाँ। कभी कभी हम लोग कंप्यूटर के सहायता से भी ऑडिट कर सकते हैं क्या? हाँ। तो अभी जो हम लोग सवाल पढ़ रहे हैं वो सवाल क्या है कि ऐसे कौन से सिचुएशंस है जिसके तहत हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमें ऑडिट करते समय आईटी को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो कौन से सिचुएशंस है जिसके माध्यम से हम लोग डिसाइड करेंगे कि वेदर टू यूज आईटी और नॉट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बिजनेस में इफ देयर इज इंक्रीज्ड सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस का यूसेज, करेक्ट है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? हाई टेक, बराबर, एंड देन इट इज प्रोसेसिंग व्हाट? लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। या तो इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कंपनीज पॉलिसी। बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इफ यू वांट टू इंक्रीज योर effectiveness and efficiency of audit, that is the time you will use what? IT in the audit. मेन क्वेश्चंस अपने कौन से हो गए? एक तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, की फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद द सिचुएशंस इन विच वी विल यूज आईटी। एकदम आसान है, करेक्ट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और फिर हम लोग ने देखा कि उसके अंदर, बिजनेस के अंदर नए नए रिस्क भी आ सकते हैं क्या बच्चों? अरे बोलो ना कुछ तो भी। सो नए नए रिस्क भी आ सकते हैं, उसको भी अपन ने सीक्वेंस में डाला था क्या? अरे ये भी इजी हो गया था ना। हाँ, रिवीजन का महत्व समझ गए ना आप लोग कि रोज रिवीजन करना क्यों जरूरी है, राइट? ओके। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि आप क्या बोलते हैं? कौन सी? अरे इसका बहुत ही सुंदर अपन ने सीक्वेंस बनाया था। आप अंदर अंदर जा रहे थे, रिस्क को ध्यान में रखना है ना अपने को, क्या अंडरस्टैंडिंग लेना है? सिर्फ हाँ नहीं बोलना बेटा, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। मतलब कितना एब्सेंट माइंडेड हो वो देखो आप। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? रिस्क की बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। सो प्लीज अटेंशन देना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बराबर के नहीं, विच इज यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन और द ऑटोमेटेड एनवायरमेंट विच इज बीइंग यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो कैसे अंडरस्टैंडिंग लेंगे? सबसे पहले क्या पूछेंगे? आप कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को आप यूज कर रहे हैं, बराबर। फिर जो यूज कर रहे हैं उसके बाद नहीं, सेकंड, वो जो यूज कर रहे हैं वो इन हाउस है या पैकेज्ड है, बराबर। वापस एक बार, फर्स्ट क्या बोलेंगे अपन? फर्स्ट क्या बोलेंगे अपन? फर्स्ट अपन क्या पॉइंट बोलेंगे? जब तक नहीं बोलेंगे मैं इसी पे मेरी कैसेट अटकी रहेगी। अब देखो अभी आप, एंड अब मैं बोल रहा हूं, आप फिर लेक्चर 5 बजेगी, 5:30 बजेगी, आपका कोई क्लास हो, बैठना है बैठो, मत बैठना है मत बैठो। अगर आप मेरे जो एक्सपेक्टेशंस है उसको कंप्लाई नहीं कर पा रहे ना, तो मैं भी आपके एक्सपेक्टेशंस को कंप्लाई नहीं कर सकता। आपको बोलना नहीं है तो जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक मैं सेम क्वेश्चन को रिपीट करते रहूंगा। आपकी मर्जी मेरी मर्जी, जो होना है होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? The information systems being used. First point क्या कहता है? Information systems being used. First point क्या कहता है? Information systems being used. Right. Second point क्या कहता है? Whether it is in-house or packaged. First point, जैसे मेरे को लगा ना कि मजा नहीं आ रहा है और मैं एक भी बच्चे को अगर साइलेंट देखा ना तो मैं वापस से फर्स्ट पॉइंट से शुरू करूंगा, याद रखना अभी, ठीक है ना? देखना, नुकसान आपका है, टाइम आपका जा रहा है, आपको मालूम है, टाइम इज मनी राइट नाउ फॉर अस। नहीं बोलोगे आपका नुकसान है, मैं तो पूरा पढ़ा के छोड़ूंगा, ये तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द क्वेश्चन? मेरी बातों को तो सुनो एटलीस्ट। क्वेश्चन क्या है? अंडरस्टैंडिंग व्हाट? देखो कितने एब्सेंट माइंडेड हो, कोई लेना देना नहीं है क्लास में क्या चल रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? द ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो? अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। वो लास्ट वाला बेंच उधर एकदम बोल नहीं रहा है कुछ भी, ध्यान रखना बेटा, मेरा ध्यान है तेरे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडरस्टैंडिंग टू बी ऑब्टेन्ड ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो? हाँ, तो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्या अंडरस्टैंडिंग लेना है? नंबर 1, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बीइंग यूज्ड। बाहर गया तो भारी रुकने का। फर्स्ट पॉइंट, बाहर गया तो भारी रुकने का, वापस आने का नहीं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बीइंग यूज्ड।
फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बीइंग यूज्ड. सेकंड पॉइंट क्या उसके अंदर? वेदर इट इज इन हाउस और पैकेज्ड. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बीइंग यूज्ड. सेकंड पॉइंट क्या है? वेदर इट इज इन हाउस और पैकेज्ड. थर्ड पॉइंट क्या कहता है? वर्जन क्या है उसका थर्ड पॉइंट क्या है? वर्जन. फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बीइंग यूज्ड. सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इन हाउस और पैकेज्ड. मैंने आपको पहले भी बोला था, बोलना जरूरी है. देख के बोलो या बिना देख के बोलो, मेरे को वो कंसर्न नहीं है. बोलना जरूरी है. व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? फर्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बीइंग यूज्ड. सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इन हाउस और पैकेज. थर्ड पॉइंट क्या उसका? वर्जन. फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट क्या है? पर्पस. यहां पे अपना एक लॉट खत्म हो जाता है क्या? हाँ, वापस एक बार. फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? बिना बुक में देखे, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बीइंग यूज्ड, वेदर इट इज इन हाउस और पैकेज्ड, व्हाट इज इट्स पर्पस, व्हाट इज इट्स वर्जन एंड व्हाट इज इट्स पर्पस. उसके बाद अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे और फिर क्या बात करेंगे हम लोग? वी नीड टू टॉक अबाउट इज लोकेशन. बोलो किसकी बात करेंगे? लोकेशन. लोकेशन कैसा उसका? एक तो ग्लोबल या लोकल. अरे अपन ने एग्जांपल देखा था ना, वो उसका लैंड वैन मैन. सो उसका लोकेशन कैसा है? इधर ग्लोबल और लोकल. उसके बाद लोकेशन के बाद अंदर जाएंगे और आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर में हमने देखा था अलग अलग टोपोलॉजी होती है, बराबर. स्टार, बस, रिंग, मेश, याद आ रहा है ना आपको? हाँ. फिर उसके बाद लोकेशन देख लिया. लोकेशन के बाद आर्किटेक्चर. सो थोड़ा मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो और फिर जवाब दो. लोकेशन के बाद क्या है? आर्किटेक्चर. और आर्किटेक्चर के बाद अपन क्या देखेंगे? उस आर्किटेक्चर में वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं, मतलब क्या देखेंगे? इंटरफेस, बराबर. आर्किटेक्चर के बाद क्या पॉइंट है? इंटरफेस. इंटरफेस के बाद अपन क्या बोलेंगे? आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज. बोलो ना, इंटरफेस में क्या बात देखेंगे? आउटसोर्स एक्टिविटी. चलो वापस से यहां तक शुरुआत से बोलो. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बीइंग यूज्ड. सबने बोलना है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बीइंग यूज्ड. सेकंड, इट इज इन हाउस और पैकेज. थर्ड, वर्जन. फोर्थ, पर्पस. फिफ्थ, लोकेशन. सिक्स्थ, आर्किटेक्चर. सेवेंथ, इंटरफेस. एट, आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज. बराबर कि नहीं? और 9th और 10th पॉइंट क्या कहते हैं? सिर्फ एक ही पॉइंट बचा हुआ है, क्या? की पर्सन. आउटसोर्स जो किया है. अब लास्ट पॉइंट क्या है? की पर्संस. क्वेश्चन क्या था बच्चों? क्वेश्चन क्या था? अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं और वो कौन सा है कि व्हाट आर द रिस्क दैट विल कम इनटू पिक्चर. सो कौन से रिस्क आते हैं हमको यहां पे? इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा और बोथ. रिस्क नंबर 1 क्या है? ऐसे लग रहा है सब लोग बोल रहे हैं. मेरे को तो नहीं लगता कि जितनी क्लास की स्ट्रेंथ है उतना आवाज है ना. मैं आपकी आवाज से एकदम भली बाती एकदम जानकारी रखता हूं मैं. ठीक है. सो बोलो फर्स्ट रिस्क क्या आएगी? इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा और बोथ. चलो वापस एक बार बोलो. क्या कहता है? इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ इनएक्यूरेट डेटा और बोथ. सेकंड पॉइंट क्या है अपना? रिस्क क्या है? अनऑथराइज्ड एक्सेस. बोलो ना, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा. याद आता होगा, एग्जांपल देखा था अपन ने. अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ इनएक्यूरेट डेटा और बोथ. सही एकदम. सेकंड पॉइंट क्या कहता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा. बराबर. अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा के साथ साथ और किसको अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकते हैं? या अनऑथराइज्ड एक्सेस और चेंज टू व्हाट? प्रोग्राम्स, सिस्टम्स एंड प्रोग्राम्स. एक तो अनऑथराइज्ड एक्सेस किसको हो सकता है? डेटा. या तो अनऑथराइज्ड चेंजेस हो सकते हैं किसके अंदर? सिस्टम्स एंड प्रोग्राम्स के अंदर. बोलो हाँ या ना? हाँ. फिर उसके बाद क्या कहते हैं? डेटा के बारे में अगर बात करें तो क्या हो सकता है? डायरेक्ट डेटा चेंजेस. बोलो क्या होगा? डायरेक्ट डेटा चेंजेस. चलो वापस एक बार. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और प्रोसेसिंग ऑफ इनएक्यूरेट डेटा और बोथ. फिर उसके बाद अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा. फिर उसके बाद अनऑथराइज्ड एक्सेस और चेंजेस टू व्हाट? सिस्टम्स और प्रोग्राम्स. फिर उसके बाद डायरेक्ट डेटा चेंजेस. अब और क्या क्या हो सकता है? अब और क्या क्या हो सकता है? किसी को मास्टर कार्ड, मास्टर की वगैरह दिया जाएगा तो वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है.
सो क्या कहते हैं उसमें? एक्सेसिव और प्रिविलेज्ड एक्सेस. बोलो क्या कहता है? एक्सेसिव और प्रिविलेज्ड एक्सेस. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? लैक ऑफ, मतलब जिसको प्रिविलेज्ड एक्सेस दे दिया उसमें क्या होगा? देयर इज लैक ऑफ व्हाट? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. आना नहीं वापस, दरवाजा लगा दे बेटा, वापस आना नहीं उसको. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. चलो मेरे पास ध्यान दो. लैक ऑफ व्हाट? एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. नेक्स्ट अभी लास्ट दो पॉइंट्स कौन से बचे हैं? फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस. मतलब उसको अपन ने क्या बोला था? इसको अपन ने एग्जांपल क्या दिया था कि आप क्या नहीं करते हो? अपडेशन आप नहीं करते हो. एंड लास्ट में क्या होता है? लॉस ऑफ डेटा. बराबर एकदम. चलो वापस एक बार बोलो क्या होगा. एक तो वहां से बोलना कौन सा? एक्सेसिव, जिसको एक्सेसिव एक्सेस दिया गया है. सो क्या बोलेंगे अपन? जिसको एक्सेसिव एक्सेस है. बराबर, मतलब देयर इज लैक ऑफ सेग्रीगेशन. सो सेग्रीगेशन नहीं होने कैसे? देयर इज फेलियर टू डू व्हाट? नेसेसरी चेंजेस. एंड देयरफॉर देयर इज व्हाट? लॉस ऑफ डेटा. एकदम आसान है, करेक्ट. सो अभी तक हमने कौन से क्वेश्चंस की बात करी थी? बोलो कौन से क्वेश्चंस की? सबसे पहले फर्स्ट, की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. बोलोगे एक बार वापस से? चैप्टर जो भी पढ़ना है थरो पढ़ना है, मतलब अपना पूरा मॉड्यूल आज खत्म हो जाएगा. सो उसके ऊपर आपको नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आना चाहिए. सो बोलो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं अपन? की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. अब ट्राई करो बिना बुक में देखने का, आप लोग कर सकते हो. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, फास्टर एंड एक्यूरेट. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सुनाई नहीं आ रहा मेरे को? बेटर सिक्योरिटी कंट्रोल्स. सो देयर इज व्हाट? लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स. लास्ट सेट क्या कहता है अपना? कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, इंटीग्रेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. कंफ्यूजन है कहीं पे भी? नहीं. ये क्वेश्चन क्या हो गया? की फीचर्स. अब सेकंड मुझे बताओ, अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए क्या क्या करना होगा मेरे को? अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए क्या करना होगा मेरे को? आप मत देखो बुक में, इसीलिए इतनी बार बुलवाया था. अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बीइंग यूज्ड, वेदर इट इज इन हाउस और पैकेज्ड. उसके बाद उसका वर्जन, उसके बाद उसका पर्पस. फिर नेक्स्ट अपना क्या आता है? लोकेशन, आर्किटेक्चर, इंटरफेस, आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज एंड की पर्संस. अब इसके वजह से कुछ नए रिस्क आ सकते हैं क्या? हाँ. सो रिस्क कौन से बताओ मुझे? inaccurate processing of data और processing of inaccurate data और both. उसके बाद next point क्या कहता है? unauthorized changes, unauthorized access to data, unauthorized changes to systems और programs, direct data changes. फिर उसके बाद excessive और privileged access, lack of segregation of duties. उसके बाद बोलो ना, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस एंड लॉस ऑफ डेटा. एकदम आसान है. इन रिस्क का क्या अपने ऑडिट पे इंपैक्ट आ सकता है क्या? हाँ. सो इंपैक्ट कौन सी 3 जगहों पे आएगा? इंपैक्ट ऑन सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, इंपैक्ट ऑन कंट्रोल्स एंड इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग. अरे बोलो यस और नो. फटाफट ये 3 पॉइंट्स पढ़िए. ये जाते जाते कल पढ़ा था ना अपन ने? यस, पढ़िए फास्ट. इंपैक्ट कहां पे आएगा इन रिस्क का? ये आपका एमसीक्यू भी बनेगा. सो इंपैक्ट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरमेंट रिस्क और रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द ऑटोमेटेड एनवायरमेंट हैज एन इंपैक्ट ऑन सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑन द कंट्रोल्स, ऑन द रिपोर्ट, ऑल ऑफ द अबव. समझने की कोशिश करना. ऑटोमेटेड एनवायरमेंट में रिस्क ये 3 चीजों पे इंपैक्ट देगा. अगर नहीं पढ़ोगे तो इमोशनल होके आप सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स ही टिक करके आओगे, क्योंकि अभी तक वही पढ़ते आ रहे थे ना कि रिस्क के बेसिस पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को डिसाइड करना है. बट इट विल हैव द इंपैक्ट ऑन ऑल द 3. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू बनेगा. ऑप्शन डी विल बी ऑल ऑफ द अबव. अंदर के पॉइंट्स भी पढ़ो फिर आगे बढ़ेंगे. डन. तो अभी तक जितने भी सिर्फ 3.5 पेजेस जो पढ़े अपन ने, उस पर कॉन्फिडेंस है क्या बच्चों आपको? वर्चुअल वालों आपको? यस, ओके. चलिए, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर राइट नाउ बिफोर वी प्रोसीड. ठीक है ना? सो एक बार दिमाग में स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि एक पार्ट जो हमने पढ़ा था कल वो क्या था. सबसे पहले हमने
ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है यह हमने पढ़ा, बोलो हाँ या ना। व्हाट इज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, वी डिस्कस दैट। अभी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये स्ट्रक्चर आपके लिए दिमाग में होना चाहिए। अब ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके बेसिस पे हमने इसके क्या पढ़े, की फीचर्स पढ़े। बोलो यस और नो। यस, की फीचर्स की पूरी लिस्ट बना ली अपन ने। सेकेंड, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को अपन ने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। बोलो हाँ या ना। हाँ, और अंडरस्टैंडिंग करने के बाद अपने को पता चलता है कि उसके अंदर कुछ आते हैं रिस्क। ये रिस्क जो आते हैं, इस रिस्क के बेसिस पे देयर विल बी व्हाट, इंपैक्ट। इंपैक्ट कहां कहां पे होगा, ऑन द सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, ऑन द कंट्रोल्स एंड ऑन द रिपोर्टिंग। वी आर हु, ऑडिटर्स। अपन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में क्या कर रहे हैं, ऑडिट। अब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में अपन अगर ऑडिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग को किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, आईटी की, क्योंकि ये अलग पॉइंट हो गया ना, बराबर। तो हम लोग कौन है, ऑडिटर्स। और अगर हम लोग ऑडिट कर रहे हैं तो हम लोग को किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, आईटी की। सो कौन से सिचुएशंस में हम लोग को आईटी को यूज करना है, वो वाले पॉइंट्स हम लोग ने देखे। यहां तक हम लोग की बातचीत थी, करेक्ट है एकदम। सो यही इतना अपन ने पढ़ा, यही इतना अभी तक अपन ने रिवाइज किया। अब यहां से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो अब जब मैं ऑडिट करता हूं तो ऑडिट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज भी है, वो जो हम लोग देखते हैं वो क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग साथ में क्या देखते हैं, कंट्रोल्स भी तो देखते हैं हम लोग। बोलो यस और नो। सो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। किसकी बात हो रही है अभी, टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, कि अपने को अलग अलग तरीके के कंट्रोल्स कौन से दिखते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। आई बात समझ में आपको जी। सो यहां पे अभी कौन से टाइप के कंट्रोल्स है, आइए देखते हैं, समझते हैं। The different types of controls which are present in the automated environment are, number one is what, general IT controls। समझने की कोशिश करना, जनरल कंट्रोल्स है। जनरल कंट्रोल्स मतलब क्या कहते हैं, दे सपोर्ट व्हाट, मेनी एप्लीकेशंस। जनरल है ना, मतलब जनरल मतलब क्या, जो स्पेसिफिक नहीं है, जो सब पे लागू होता है, जो जनरली हम लोग बोलते हैं वो चीज है। सो जनरल कंट्रोल्स, जनरल मतलब क्या होते हैं, विच इज एप्लीकेबल ऑन व्हाट, मेनी एप्लीकेशंस। ऑन द अदर हैंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स मतलब ये क्या है, ये एप्लीकेबल होगा किसके ऊपर, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के ऊपर। आई बात समझ में आपको। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, आईटी पे डिपेंडेंट कंट्रोल्स, मतलब आईटी कुछ इंफॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड करेगा, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग आगे और कंट्रोल्स लगाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं आईटी डिपेंडेंट मैन्युअल कंट्रोल्स। ऐसा सुना है अपन ने बहुत बार। सो कौन से तीन टाइप के कंट्रोल्स है, एकदम जनरल है, ध्यान से समझना, ऑप्शन डी आपका होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये एक एक चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। फर्स्ट कंट्रोल क्या है, जनरल आईटी कंट्रोल्स। सेकेंड है एप्लीकेशन पे लगने वाले कंट्रोल्स। तीसरे है आईटी पे डिपेंडेंट कंट्रोल्स। बराबर है कि नहीं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, ये ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट है एकदम। ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के कंट्रोल्स होंगे। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कंट्रोल इंप्लीमेंटेड इन द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो आपको ये एबीसी दिखेगा, चौथा कुछ अलग होगा। समझ रहे क्या बात को आप। सो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंट्रोल ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो भैया ये तीन तो है कंट्रोल्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जो भी इसमें नहीं होगा वो बाद में क्या होगा, विल बी द आंसर। क्लियर एकदम। ऐसे आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्लियर एकदम जी। सो देखते हैं कौन से कंट्रोल्स है। फर्स्ट वी टॉक अबाउट इज द जनरल आईटी कंट्रोल्स। जनरल आईटी कंट्रोल्स आर दोस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट रिलेट टू मेनी एप्लीकेशंस। ऑलरेडी आपको इसको हाईलाइट करके दे रखा है रेड में, दैट रिलेट टू व्हाट, मेनी एप्लीकेशंस। नाम में ही है ना जनरल कंट्रोल। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि बच्चों आपने क्लास में टाइम पे आना चाहिए, बराबर के नहीं, या क्लास शुरू होने के बाद कोई भी बाहर नहीं जाएगा, या जो भी हम लोग कंट्रोल लगाते हैं, ये किसी एक स्पेसिफिक बच्चे के लिए कंट्रोल है क्या, नहीं, इट इज एप्लीकेबल अक्रॉस द क्लास। समझ में आ रही बात आपको। सो इस कंट्रोल को हम लोग क्या नाम देंगे, जनरल आईटी कंट्रोल्स। आ रही बात समझ में आपको, बोलो हाँ या ना। हाँ। सो दिस इज एप्लीकेबल टू व्हाट, मेनी एप्लीकेशंस। मतलब जैसे हम लोग अगर इसका एग्जांपल दे, सो अगर हम लोग बात करें कि कंप्यूटर सिस्टम्स को, ये तो मेरे एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, बाद में बुक में और एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे कंप्यूटर सिस्टम्स को कौन यूज करेगा, यूसेज के ऊपर कंट्रोल्स लगते हैं कि ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन यूज द कंप्यूटर सिस्टम्स। अभी जैसे ये मेरा लैपटॉप है,
बराबर कि नहीं? तो इसको सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूं। स्वप्निल सर का लैपटॉप है, सिर्फ वही यूज कर सकते हैं, मैं उनका लैपटॉप नहीं यूज कर सकता, वो मेरा लैपटॉप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक के अपने अपने डेटा है उसके अंदर, बराबर, हर एक के अपने अपने लेक्चर्स है उसके अंदर। सो हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जनरल रूल लगा हुआ है कि ऑथराइज्ड पर्सन विल यूज ओनली दैट ऑथराइज्ड कंप्यूटर। समझे नहीं समझे आपको? ये जनरल है, ये किसी ऐसे मैं कुछ नहीं बोला, हर्षद तू सिर्फ तेरा यूज करना, किसी और का यूज मत करना, और स्वप्निल सर को बोल दिया आप किसी का भी लैपटॉप यूज कर सकते हैं, ऐसा बोला है क्या? नहीं। ये जो कंट्रोल है कि जो कंप्यूटर आपको यूज करना है आप ही का यूज करना है, किसी और का आपको यूज नहीं करना है, ये जो कंट्रोल है ये ऑर्गेनाइजेशन में हर एक व्यक्ति पे लागू है। इस कंट्रोल को क्या बोलेंगे हम लोग? जनरल कंट्रोल। उसके बाद यूसेज की बात जब होती है तो अपन और एक कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग लगाते हैं वो क्या होता है? ओनली टू यूज व्हाट? द ऑथराइज्ड प्रोग्राम। मतलब आपने जो प्रोग्राम्स आप आपके कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर इंस्टॉल करते हो वो अनऑथराइज्ड नहीं होने चाहिए। कंप्यूटर मतलब अपने कंपनी के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि ये कंप्यूटर एप्लीकेशन ही हम लोग क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिर चाहे ये मेरा पीसी हो, अंकिता मैम का पीसी हो, आनंद सर का पीसी हो, स्वप्निल सर का पीसी हो, फॉर गॉड डैम किसी का भी पीसी हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर वो प्रोग्राम्स के अलावा कोई और प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं होगा। ये कौन सा कंट्रोल हो गया? जनरल कंट्रोल। ये मेनी एप्लीकेशंस पे है, सब पे एप्लीकेबल है ये। समझ रहे बात को? फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि पर्पस के लिए आप जो कंप्यूटर सिस्टम्स यूज करोगे ये आपने यूज करना चाहिए ऑथराइज्ड पर्पस के लिए ही, बराबर क्या नहीं? आपने उसको टाइम पास अपना व्हाट्सएप चला रहे कंप्यूटर के अंदर, आप फेसबुक चला रहे आपका, तो ये सब टाइम पास के लिए आप आपके कंप्यूटर जो स्टेशन है आप उसे यूज नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे जनरल कंट्रोल्स होते हैं जो सब पे एप्लीकेबल होते हैं। आई बात समझ में आपको? सो जनरल का मतलब एकदम जनरल वो क्या है? ये सब पे लागू होगा, ये किसी स्पेसिफिक व्यक्ति पे लागू नहीं है या किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे लागू नहीं है, ये कंट्रोल सब पे लगा हुआ है। आई बात समझ में आपको? बोलो हाँ या ना? उसके बाद These policies and procedures, और अब आपको मालूम होगा जब यहां पे वर्ड policies and procedures आता है सो आपको याद आता होगा कंट्रोल एक्टिविटीज रेफर टू व्हाट? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ऐसा कुछ पढ़ा था, याद आ रहा है क्या आपको? सो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का मतलब ही क्या होता है बच्चों? कंट्रोल्स। So the controls that relate to many applications and support the effective functioning of the application controls. मतलब application controls सही से काम करे उसके लिए जो controls लगते हैं वो कौन से control हो गए? General IT controls। आई बात समझ में आपको? Specific application वाले कंट्रोल्स ने अच्छा काम करने के लिए उसके ऊपर एक जनरल लेयर ऑफ कंट्रोल्स होता है, वो कौन से होते हैं? जनरल आईटी कंट्रोल्स। आई बात समझ में? सो बताओ मुझे ऐसा कंट्रोल जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है, जनरल आईटी कंट्रोल्स। ऐसा कंट्रोल जो कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे लगा हुआ नहीं है, जो एप्लीकेशन पे लगा हुआ नहीं है, जनरल आईटी कंट्रोल्स। ऐसा कंट्रोल जो एप्लीकेशन कंट्रोल्स के इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, जनरल आईटी कंट्रोल्स। आई बात समझ में आपको? यस। सो ये तीन फीचर्स हो गए उसके। कौन से? नंबर 1 मेनी एप्लीकेशंस, बराबर कि नहीं? नंबर 2 क्या कहता है? It improves what? The effectiveness of the application controls. Okay. They apply to mainframe, miniframe and end user environment. मतलब सब जगह पे end to end लगेगा, mainframe, miniframe and to the end user environment. समझते हो क्या होता है ये? mainframe servers, बराबर, miniframe अपना client, बराबर कि नहीं? एंड द एंड यूजर मतलब द ह्यूमन बीइंग्स थ्रू विच वी इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर्स। सो स्टार्ट से लेके एंड तक सब पे ये कंट्रोल क्या होगा? लगेगा। आई बात समझ में आपको? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट मेंटेन्स व्हाट? इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ द डेटा। क्या कहता है? इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी ऑफ द डेटा। अब इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आईटी में इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी यूजुअली हम लोग जब ऑडिट की बात कर रहे थे उसकी भाषा में अपन बोल रहे थे सो इंटीग्रिटी मतलब क्या बोला था? ऑनेस्टी। बट आईटी में इंटीग्रिटी का मतलब क्या होगा? इंटीग्रिटी हाथ ऊपर करके बोलो। हाँ बेटा, हाँ? प्राइवेसी नहीं, इंटीग्रिटी इज नॉट प्राइवेसी। इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी देयर। ऐसा कभी पढ़ा था क्या? जैसा आपने दिया है वैसा ही आपने पाना चाहिए, इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। जैसा आपने दिया था डेटा, बराबर, जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करी थी वैसी ही इंफॉर्मेशन अपने को मिलनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं मैंने कुछ किया स्टोर अलग और रिट्रीव कुछ और अलग हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा।
बराबर, जो डेटा मैंने दिया था वही डेटा मुझे वापस से मिलना चाहिए। बोलो हाँ या ना। दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। आईटी डिक्शनरी में इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, जैसा आपने स्टोर किया था वैसा ही आपको मिलना चाहिए, उसमें कहीं पे भी क्या नहीं होना चाहिए, एडिशन, डुप्लीकेशन, रिपीटेशन, लॉस, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। द डेटा शुड हैव व्हाट, इंटीग्रिटी। आई बात समझ में आपको। एंड सेकंड क्या कहता है, द सिक्योरिटी ऑफ डेटा। अब इंटीग्रिटी मतलब क्या, जैसा दिया था वैसा मिलना चाहिए, बट किसको मिलना चाहिए, ओनली टू द ऑथराइज्ड पर्सन। आई बात समझ में, तो उसकी सिक्योरिटी की बात हो रही है। इंटीग्रिटी मतलब जो दिया था वैसा ही मिलना चाहिए, बट किसको मिलना चाहिए, ऑथराइज्ड पर्सन को, किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। तो दैट इज व्हाट सिक्योरिटी ऑफ डेटा कॉमनली इंक्लूड द फॉलोइंग कंट्रोल्स। आई बात समझ में आपको। सो क्या क्या कहते हैं, इसके पर्पस क्या है इसका, टू मेंटेन व्हाट, इंटीग्रिटी, एंड टू मेंटेन व्हाट, सिक्योरिटी ऑफ द डेटा। इंटीग्रिटी मतलब समझ में आया ना, डेटा में कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो डेटा में कुछ चेंजेस नहीं होगा, बट ये डेटा किसी के भी हाथ में आना चाहिए क्या, नहीं। तो डेटा की क्या होना चाहिए बच्चों, सिक्योरिटी भी होना चाहिए। तो ये दोनों टर्म्स अलग अलग है कि सेम है, अलग अलग है, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। सो कहां कहां पे लगेगा, कंट्रोल, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, प्रोग्राम चेंज पे कंट्रोल, एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन सिस्टम्स एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल्स। ठीक है, सो जनरल कंट्रोल्स आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, द इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स क्या है, ये मेन कंट्रोल को अच्छे से काम करने के लिए है ना। जैसे आपको याद होगा मैंने एनवायरमेंट को क्या बोला था, इनडायरेक्ट कंट्रोल। क्यों बोला था एनवायरमेंट को इनडायरेक्ट कंट्रोल, क्योंकि वो मेन कंट्रोल्स को काम अच्छे से या नहीं करने पे उस पे डिपेंड करता है। सेम वे में जनरल कंट्रोल्स ऑल्सो डज व्हाट, बोलो ना, इट एनहांसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द एप्लीकेशन कंट्रोल्स। आप लोग हो गया मेरे साथ, पक्का ना। हाँ, अब यहां पे सर आपने तो ये पॉइंट सारे रीड कर दिए, बस डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन समझाया नहीं, प्रोग्राम चेंज कंट्रोल, एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन सिस्टम्स डेवलपमेंट, एक्विजिशन, मेंटेनेंस कंट्रोल। सो अगर आप आगे देखोगे, सो जो वो कंट्रोल्स की हमने बात करी थी, समझ रहे क्या, पूरा पूरा आगे उसके बारे में हम लोग को क्या दिया है, पूरा इंफॉर्मेशन दे रखा है। आई बात समझ में आपको, बोलो ना यस। सो अब हम लोग यहां तक पहले ये सारी चीजें पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर समझो, फिर आपको एप्लीकेशन कंट्रोल्स दिखेंगे, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स दिखेंगे, और आपको जनरल वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल्स का डिस्टिंक्शन दिखेगा। समझ में आई बात। फिर ये आपको अभी देख के याद है, यार अच्छा को ये सब पढ़ना था, बराबर के नहीं, अरे यार ये होमवर्क लिखा हुआ है सर ने, ओ माय गॉड, ठीक है ना, वेरी गुड, ठीक है, उसको घर भेज दे बेटा, बाय, जारी ना, फिर ध्यान देना। हाँ, आई बात समझ में। तो ये आपने को इतना पढ़ना है, अभी गुड, यस, ओके। चलिए अभी सब लोग ने ध्यान देना है, ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है जो मैं समझा रहा हूं आपको। देखते हैं अभी आप इतना कॉन्फिडेंस से आज क्लास में आए ना, जवाब दो मेरे को, डेटा सेंटर होता क्या है, हाँ क्या, हाँ गाय के जैसे हाँ ऐसा बस कर दे, इतना बाकी कुछ आता नहीं। और आपको बोलो डेटा सेंटर क्या होता है, जहां डेटा, और नेटवर्क ऑपरेशन मतलब क्या होता है, जहां से डेटा हम लोग क्या करते हैं, रिट्राइव करते हैं। अरे बोलो यस और नो, हाँ। सो यहां पे आपको समझने की कोशिश करना है, मतलब पहले ये टर्म्स मालूम हुए ना। सो बस इस डेटा सेंटर पे और नेटवर्क ऑपरेशंस पे क्या कंट्रोल लगते हैं, फिर वो हम लोग देखेंगे। आपने EIS में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बराबर के नहीं, अब उसको हम लोग को क्या करना है, उसका कंट्रोल क्या है वो अपने को देखना है यहां पे। आई बात समझ में। सो प्लीज एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। अब होता क्या है आप समझो, ये आपका कंप्यूटर, बराबर, जो कनेक्टेड है कहां से, सर्वर पे, बराबर, और ये जो सर्वर से जो कनेक्टेड है थ्रू व्हाट, बोलो ना, थ्रू व्हाट, नेटवर्क। सो ये आपका हो गया सर्वर, डेटा सर्वर, बराबर के नहीं, दैट इज डेटा सेंटर। बोलना पड़ेगा हाँ या ना, हाँ। तो ये डेटा सेंटर हो गया, और डेटा सेंटर का जो डेटा आपने को एक्सेस करना है वो एक्सेस होता है थ्रू व्हाट, नेटवर्क, बराबर के नहीं। सो मुझे एक बात बताओ बच्चों, कि क्या अपन को यहां पे डेटा सेंटर पे कंट्रोल लगाना चाहिए क्या, जरूरी है क्या,
डेटा सेंटर पे कंट्रोल लगा देते बट नेटवर्क पे कंट्रोल नहीं लगाते, चलेगा क्या? नहीं। तो चोरी कहां से हो सकती है? एक तो सर्वर से हो सकती है, या तो क्या हो सकता है, वायर टैपिंग वाला फीचर, नेटवर्क से कोई डेटा आपका चुरा लेगा। बोलो यस और नो। सो कंट्रोल आपको पहले जनरल कंट्रोल कहां पे होना चाहिए? डेटा सेंटर पे और सारे ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क पे। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जहां स्टोर होता है, बराबर कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटा सेंटर। और वो जो सेंटर है वहां से जो अपन इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? नेटवर्क। सो ये जनरल कंट्रोल है ना, किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए लगा हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा वहां है, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहां से डेटा को एक्सेस करते हैं। तो इसीलिए हम लोग ने क्या करना चाहिए? उस जनरल आईटी कंट्रोल में सबसे पहले जो ऊपर आता है वो क्या है? वो डेटा सेंटर और उस नेटवर्क के ऑपरेशंस के ऊपर आप कंट्रोल लगाइए। इसीलिए क्या बोला है? नेटवर्क सिर्फ बोला है क्या? नेटवर्क पे कंट्रोल्स नहीं, क्या बोला? नेटवर्क के ऑपरेशंस पे कंट्रोल लगाए। जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं पहले उसको नाम से पहले वाकिफ हो जाओ, वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं वो चीज पहले आप कंफर्ट हो जाओ, उसके बाद हम लोग आगे की चीजें पढ़ेंगे। करेक्ट है? सो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आपको समझ में आएगा? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल्स। करेक्ट है? ओके। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वो कहता है टू एंश्योर दैट द प्रोडक्शन सिस्टम्स आर प्रोसेस्ड टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। The production systems are processed to meet the financial reporting objectives. अब इसका मतलब क्या है? आपका जो डेटा सेंटर है उसके अंदर यहां से यहां डेटा जाता है, फिर वापस वहां से यहां आपका डेटा आता है, बराबर के नहीं? सो डेटा कंटिन्यूअस बेसिस पे क्या हो रहा है? आपका यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो आपका डेटा सेंटर जो डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है ना, और वो सिर्फ डेटा को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो डेटा को क्या करता है? प्रोसेस भी करता है। सो वो कहता है टू एंश्योर दैट द डेटा प्रोडक्शन सिस्टम्स। ये प्रोडक्शन सिस्टम्स मतलब कौन से हो गए? इसको अपन अगर लिखे तो ये कौन से प्रोडक्शन सिस्टम्स हो गए? डेटा प्रोडक्शन सिस्टम्स, जहां से डेटा आपका प्रोड्यूस होता है। These data producing systems are processed in such a manner that we will be able to achieve what are financial reporting objective. क्योंकि ultimately we are whom? The auditors. We are concerned with which information? Which is relevant to financial reporting. So भैया बस अपने को क्या देखना है कि जो प्रोडक्शन सिस्टम्स है, कौन से प्रोडक्शन सिस्टम्स? डेटा को जो प्रोड्यूस करने वाला जो सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन कुछ इस कदर प्रोसेस करे जो अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमें मदद करे। आई बात समझ में? इसके लिए हम लोग कंट्रोल्स को देखेंगे। आई बात समझ में? फिर से एक बार बोलता हूं, हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? मेन टॉपिक क्या है? जनरल आईटी कंट्रोल्स। ध्यान देते रहना, फ्लो में रहना। हम लोग टॉपिक कौन सी बात कर रहे हैं? जनरल आईटी कंट्रोल्स। जब बच्चों बात करता हूं जनरल आईटी कंट्रोल्स तो वो एक एप्लीकेशन के लिए या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए है? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहां तक किसी को दिक्कत है कोई? नहीं। सो क्या ये एप्लीकेशन कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं क्या? हाँ। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं जनरल आईटी कंट्रोल्स। जनरल आईटी कंट्रोल्स होते हैं तरह तरह के। सो पहला जो कंट्रोल है वो कहां है? जहां डेटा आपका स्टोर्ड है और वो डेटा जहां से आप एक्सेस करते हो। करेक्ट है ना? सो जहां डेटा स्टोर्ड है या जहां से डेटा जनरेट होता है और जहां से हम लोग उसे एक्सेस करते हैं। करेक्ट है ना? सो मुझे एक बात बताओ, जहां पे आपका डेटा स्टोर हुआ उसको डेटा सेंटर बोलेंगे। मेरे पीसी पे अगर डेटा स्टोर्ड है तो मेरा पीसी क्या हो गया? अगर कोई मेरे पीसी से डेटा एक्सेस कर रहा है तो मेरा पीसी बन जाएगा क्या? डेटा सेंटर। सो मेरा पीसी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मेरा पीसी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? डेटा। सो इसको क्या बोलूंगा? प्रोडक्शन सिस्टम्स। तो ये प्रोडक्शन सिस्टम पे हमने कंट्रोल लगाना चाहिए। कैसा? जो इंफॉर्मेशन को इस कदर प्रोसेस करे जो मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। आई बात समझ में? अब सर बातें होगी किसकी? एग्जांपल्स की। अरे बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना। हाँ। सो अब जैसे एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है, अकाउंटिंग करता ना, डेबिट क्रेडिट का सिंपल एग्जांपल लो रे। डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज पास कर रहा है, सेल परचेस की एंट्रीज पास कर रहा है, एक्सपेंसेस को बुक कर रहा है। जब वो सिस्टम के अंदर एंट्रीज पास कर रहा है, क्या हो रहा है? डेटा क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है ना। अरे डेटा क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है क्या नहीं? बराबर के नहीं? सो जहां से डेटा क्रिएट हो रहा है और फिर लोग उस डेटा को एक्सेस करेंगे, तो जहां डेटा क्रिएट हो रहा है उसको क्या कहेंगे अपन? डेटा सेंटर। क्योंकि वहां से सारे लोग एक्सेस करेंगे ना कि क्या सेल्स का पोजीशन है, क्या परचेस का पोजीशन है। अरे बोलो ना, बोलो ना। यस। चलो वापस एक बार,
बच्चों यहां पे ये जो है ये अकाउंटेंट है, सब लोग ध्यान देना, यहां पे कौन है? अकाउंटेंट है। ये अकाउंटेंट ने इस पीसी पे क्या किया? अपना डेटा एंट्री कर रहा है, वो सेल्स की एंट्री पास कर रहा है, वो परचेस की एंट्री पास कर रहा है, वो यहां पे एक्सपेंसेस को बुक कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलो यस और नो? यस। सो यहां से हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि ये अकाउंटेंट बैठे बैठे क्या कर रहा है? डेटा जनरेट कर रहा है। और जब ये सिस्टम के अंदर डेटा मौजूद है, सो यहां पे बहुत सारे लोग हैं, यहां पे सेल्स मैनेजर है, यहां पे परचेस मैनेजर है, यहां पे प्रोडक्शन मैनेजर है, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। बोलो यस और नो? ये इस डेटा को क्या कर रहे हैं? ये लोग एक्सेस कर रहे हैं। बोलो यस और नो? यस। सो यहां पे जहां वो डेटा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपको बोलना पड़ेगा। ये डेटा सेंटर है। बोलो यस और नो? क्या है ये? डेटा सेंटर है। और यहां पे डेटा जनरेट हो रहा है, मतलब यहां पे डेटा क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। सो हमें कंट्रोल कहां पे लगाना है कि जहां से आपका डेटा प्रोड्यूस हो रहा है वो कुछ इस कदर प्रोसेस करे जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करे। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो हाँ या ना? हाँ। जो चीज पहले पढ़ना है उसको लाइन टू लाइन, वर्ड बाय वर्ड, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करेक्ट है एकदम? हाँ। सो अब जब आपको जनरल आईटी कंट्रोल का कोई भी वर्ड बोलेगा, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, मालूम रहेगा क्या है? और उस डेटा सेंटर पे वर्ड क्या यूज करना है? प्रोडक्शन सिस्टम्स। बट वो प्रोडक्शन सिस्टम्स कौन से है? जहां पे डेटा प्रोड्यूस होता है। तो उसने कैसा प्रोसेस करना चाहिए? विच इज रेलेवेंट टू आवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बेहतर, एक नंबर। आगे, तो इसको इंश्योर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए फर्स्ट पॉइंट, जहां पे आपका डेटा यहां जो जनरेट हो रहा है ना, अभी अपन कंट्रोल यहां पे लगा रहे और यहां पे लगा रहे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। कहां पे कंट्रोल लग रहा है वो फोकस करना बहुत जरूरी है आपको। जहां पे डेटा प्रोड्यूस हो रहा है ना, वहां पे कंट्रोल की बात हो रही है। सो वी आर टॉकिंग दैट दिस गाय, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंफॉर्मेशन ऑन दिस पीसी, इतना पार्ट की बात कर रहे हैं अपन। समझे नहीं समझे आप लोग? बोलो हाँ या ना? हाँ। सो क्या हो रहा है यहां पे? वो कहता है कि देयर शुड बी व्हाट? ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज, ऑफ व्हाट? कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले एक्टिविटीज। कंप्यूटर को ऑपरेट करना मतलब क्या करना? कंप्यूटर को यूज करना। सो उस पूरे कामकाज के ऊपर कहीं पे भी डेटा जनरेट होता हो, बच्चों कहीं पे भी डेटा जनरेट होता हो, सेल्स वाले का अलग पीसी होगा, परचेस वाले का अलग पीसी होगा, कहीं पे भी डेटा जनरेट हो, हमने क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट रखना चाहिए कि वो लोग जो यूज कर रहे हैं वो उसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आई बात समझ में आपको? ओवरऑल मैनेजमेंट, ओवरऑल कंट्रोल होना चाहिए यहां पे। ओवरऑल जहां पे भी आपका डेटा जनरेट हो रहा है, ओवरऑल मैनेजमेंट होना चाहिए ऑन दोज एक्टिविटीज। फिर जब वहां पे आपका काम हो रहा है ना ओवरऑल मैनेजमेंट के समय पे, अब देखो एकदम पॉइंट्स आसान, आपको कैसे प्रोसेस करो? बैच में करो। बैच सिस्टम मालूम होता है आपको क्या होता है बैच में? अरे बोलो। एक होता है ऑनलाइन, मतलब क्या होता है ऑनलाइन? मतलब क्या? जैसे हुआ वैसे रिकॉर्ड करो। एक होता है बैच प्रोसेसिंग, मतलब क्या होता है? कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उस बैच को रिकॉर्ड करो। अरे बोलो यस और नो? तो जब आप बैच में जॉब्स कर रहे हो, सो आपने डिसाइड क्या करना चाहिए? पहले आपने बैच प्रिपेयर करना चाहिए, फिर डिसाइड करना चाहिए कि उसको कब आपने रिकॉर्ड करना चाहिए, उसका शेड्यूल होना चाहिए, और वो जैसे ही शेड्यूल हुआ आपने क्या कर लेना चाहिए? एग्जीक्यूट करना चाहिए। समझ में आया नहीं आपको? पहले आपने क्या प्रिपेयर करना चाहिए? बैच, बराबर। फिर वो बैच को कब रिकॉर्ड करना है उसका शेड्यूल होना चाहिए, और वो शेड्यूल टाइम पे क्या होना चाहिए? एग्जीक्यूट होना चाहिए। कंट्रोल लगना चाहिए जहां पे डेटा आप एंटर कर रहे हो उस सेंटर पे कंट्रोल क्या होना चाहिए? बैच जॉब्स का। समझ में आई बात आपको? फिर उसके बाद जैसे ही आपने डेटा एंटर कर लिया उसका समय समय पे क्या होना चाहिए? बैकअप भी तो लेना चाहिए ना, क्योंकि डेटा सेंटर का डेटा अगर गायब हो गया तो आपका सब कुछ गया। अरे बोलो यस और नो? सो आपने पहले ओवरऑल मैनेजमेंट होना चाहिए, फिर आपने एंट्रीज करने चाहिए बैच में, फिर आपने उसका समय समय पे लेना चाहिए बैकअप। मॉनिटरिंग, स्टोरेज एंड रिटेंशन, मतलब समझते हो? जब बैकअप लेते हैं ना उस समय पे आपने ध्यान देना चाहिए। समझ रहे क्या?
नहीं तो बैकअप लेते वक्त कोई बैकअप का चोरी कर लिया तो, बराबर के नहीं। सो उस समय पे मॉनिटरिंग करना चाहिए वो सही डिवाइस पे स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो सही व्यक्ति उसको रिटेन कर रहा है या नहीं। मतलब मॉनिटरिंग, जब बैकअप ले रहे हो उस समय पे निगरानी रखो, जिस डिवाइस में ले रहे हो वो डिवाइस ऑथराइज है या नहीं वो देखो, और फिर जो डिवाइस जो भले ही वो बराबर है, वो अब वो डिवाइस किसके पास है, उस इंफॉर्मेशन को कौन रिटेन कर रहा है, क्या बच्चों आपने वो भी देखना चाहिए क्या? हाँ, so that is what we talk about. Monitoring should be done while taking backup, then storage and retention should be proper. आई बात समझ में आपको? यस। नेक्स्ट क्या कहता है? परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेस एंड नेटवर्क, हर एक का परफॉर्मेंस जोरदार होना चाहिए। अब देखो क्या कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या हो गया मेरा पीसी, क्या है ये, स्क्रीन पे देखो ना यहां, ये क्या है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं है? हाँ। फिर ये जो है डेटा सेंटर, ये मेरा क्या है, डेटाबेस है, और ये किसके थ्रू एक्सेस हो रहा है, नेटवर्क के थ्रू। सबका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए ना। एक भी अगर फेल हो गया तो अपना रिस्क जनरेट हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो ना। सो आपने ये आपका पूरा जो सिस्टम है, मतलब आप कितना ही बैकअप ले लो, अब कितना ही बैच में काम कर लो, कितना ही ओवरऑल मॉनिटरिंग रखो, बट अगर आपका पूरा जो नेटवर्क है, मतलब कहां से, फर्स्ट पॉइंट क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है अपना डेटाबेस, थर्ड है अपना नेटवर्क, कहीं पे भी अगर परफॉर्मेंस आपका कम ज्यादा हो गया, डेटा की इंटीग्रिटी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, बोलो यस और नो, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर कभी कुछ फेलियर हो गया, सो देयर शुड बी व्हाट, प्लान्स टू रिकवर फ्रॉम दोस फेलियर्स। बीसीपी सुना है आपने, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। ऑर्गेनाइजेशंस में प्लान्स बने हुए होते हैं, बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए प्लान क्या है, या तो दूसरा कहते हैं डीआरपी, डिजास्टर रिकवरी प्लान्स। बीसीपी मतलब क्या, लिखो, बीसीपी मतलब क्या, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। किसी भी हालत में अपना बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। अगर मेरा वेबसाइट डाउन हो गया तो मेरे पास कुछ दूसरा सर्वर इमीडिएटली रेडी होना चाहिए, जो क्या करे, मेरे बिजनेस को क्या करे, कंटिन्यू रख सके। अरे आप समझो ना, जब आपको मैसेज आता है कभी कभी, जब आप बुकिंग करना चाहते हो, फूड ऑर्डर करते हो या कैब्स बुक करते हो, वो बोलता है सर्वर डाउन, बराबर के नहीं। जब वो वैसा मैसेज आता है आपको सर्वर डाउन, तो मुझे बताओ आपको इरिटेट होता है, वो बात अलग है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। आप समझो उस कंपनी का कितना बिजनेस लॉस हुआ होगा, क्योंकि वो बिजनेस कर ही नहीं पाया ना, बराबर। सो अपने को हर घड़ी हर समय अपना बिजनेस एक्टिव रखना है। तो अगर मेरा बिजनेस में डाउन टाइम आया तो मुझे क्या करना है, उसको वापस से कैसे रन करना है, उसका कंटिन्यूटी प्लान करना है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। डिजास्टर रिकवरी प्लान मतलब क्या, आपका अभी मान लो बहुत तेज बारिश हो गई और आपके सर्वर्स क्या हो गए, क्रैश हो गए, बराबर, आपका डेटा करप्ट हो गया, कुछ भी हो गया, फ्लड्स आ गए, आपका आग लग गई, कुछ भी हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है। सो उस डिजास्टर से रिकवर करने के लिए कुछ प्लान है क्या आपके पास? सो बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन करते हैं अलग अलग टाइप के साइट्स, सुना होगा नहीं सुना होगा मालूम नहीं, हॉट साइट, कोल्ड साइट, वार्म साइट, सुना है क्या ऐसा कभी? कुछ ऐसे साइट्स मेंटेन करते हैं। कोल्ड साइट मतलब क्या होता है कि पैसिवली बैकअप लेके जाके कहीं स्टोर करते हैं। वार्म साइट मतलब क्या होता है कि कुछ समय बाद बैकअप लेके जाते हैं। और हॉट साइट मतलब क्या होता है, जैसा ट्रांजैक्शन यहां हुआ वैसा यहां पे बैकअप क्रिएट होता है। जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं ना, स्टॉक एक्सचेंजेस, बैंक्स के जो सर्वर्स होते हैं ना, वो मेंटेन करते हैं कौन सी साइट, हॉट साइट। क्योंकि अगर यहां पे तुम्हारे सर्वर में एक एंट्री हुई ना, दूसरे सर्वर एक रेप्लिका सर्वर जनरेट होता है कि अगर यहां पे डिजास्टर हो गया, यहां पे आपका डेटा गायब हो गया ना, कुछ नहीं वहां से उठने का और बस दूसरी जगह पे आके बैठ के अपना काम शुरू करने का। आई बात समझ में आपको? सो आपने पूरा ये डेटा सेंटर पे, इस पूरे नेटवर्क पे ये कंट्रोल आपने लगाना चाहिए। आई बात समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं। हेल्प डेस्क फंक्शंस, रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग। हेल्प डेस्क फंक्शन मतलब क्या कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आपने मदद करनी चाहिए। दिक्कत किस में हो सकती है, रिकॉर्डिंग में, बराबर के नहीं, ट्रैकिंग पे, मॉनिटरिंग पे, इसके ऊपर आपने करना चाहिए कंट्रोल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं SLA। क्या बोलते हैं SLA? सर्विस लेवल अग्रीमेंट। सुना होगा आपने, सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स आपने करना चाहिए, क्योंकि अपने पूरे जो नेटवर्क्स है उसको मेंटेन करने के लिए। सो हम लोग थर्ड पार्टीज के साथ हम लोग अग्रीमेंट्स साइन करते हैं कि जिसमें आपने क्या करना है कि जो जो हमारे सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती कि नहीं होती, आप उसे कंटिन्यूअस बेसिस पे मॉनिटर करते रहो। बोलो यस और नो? यस। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इस पूरा जो आपने कामकाज किया है उसके ऊपर आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। सो ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ, कौन सा एग्जाम्पल हुआ?
डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस के जो कंट्रोल्स है उसके ऊपर कौन से कंट्रोल्स, ये जो है ना ये एक्टिविटीज मतलब क्या है, ये अलग अलग कंट्रोल्स है। हाँ बच्चों, ये कंट्रोल्स है जनरल। फिर आप कौन सा भी डेटा स्टोर करो, समझ रहे क्या बात को? हाँ, एक बार रीड कीजिए उसे। ओवर। आगे प्रोग्राम चेंज। अब प्रोग्राम चेंज इसका मतलब क्या है? अब अपन कहां पे थे? एक डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन। अब सिस्टम के अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स लगाते हैं अपन और उस प्रोग्राम को चेंज करते हैं, मतलब उस प्रोग्राम को हम लोग हमेशा क्या करते हैं? अपडेट करते रहते हैं, बराबर के नहीं? तो कोई भी प्रोग्राम रहो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करते रहो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बराबर, अगर उसको चेंज करना है तो क्या करना है आपने? कि आपने इंश्योर करना है कि अगर वो आप चेंज करते हो, मतलब क्या कर रहे हो? आप उसे मॉडिफाई कर रहे हो। सो आपने वो मॉडिफाई कुछ इस कदर करना चाहिए दैट इट कंटिन्यूज टू मीट व्हाट योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। अब हर बार पढ़ोगे ना, एक लाइन आपको कॉमन मिलेगी कि इट शुड मीट योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। अब आगे देख लो, इट शुड मीट व्हाट? योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बस किससे रिलेशन में वो चेंज होएगा? रिलेशन। बस गोल अपना अल्टीमेटली यही रहेगा, इट शुड मीट व्हाट? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। समझ रहा है क्या आपको? हाँ। सो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? अगर आप प्रोग्राम को चेंज कर रहे हो तो देखो एकदम सिंपल सी बात है। क्या है? फर्स्ट, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब क्या? समझ रहे क्या बात को? मैनेजमेंट प्रोसेस चेंज, ऐसा वो कुछ उल्टा सुल्टा नहीं पढ़ना उसको। चेंज मतलब अपन क्या बोल रहे हैं? मॉडिफाई। मतलब ये अपन क्या बोल रहे हैं? अपडेट। क्या बोल रहे हैं अपन? अपडेट। सो आप जो ये अपडेट कर रहे हो, जो मॉडिफाई कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो, इसके लिए कुछ मैनेजमेंट का प्रोसेस होगा ना, कि कौन कर सकता है, किसके पास पावर है, कब कर सकता है, ये क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी ना कुछ, बराबर के नहीं? सो ये चेंज का मतलब आपको कैसे इंटरप्रेट करना है? चेंज मतलब बदलना, ऐसा इंटरप्रेट मत करो। और किसको? मैनेजमेंट के प्रोसेस को बदलो, ऐसा नहीं बोल रहा वो जब आप कोई प्रोग्राम को अपडेट करते हो, उसकी प्रोसेस क्या है मैनेजमेंट की? टू अंडरटेक दैट चेंज। अरे समझ में आया नहीं आपको? वापस एक बार बोलूं क्या? मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस टू अंडरटेक चेंजेस। समझ रहे क्या बात को? उसको कहते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर चेंज। वो उसमें आपने डिफाइन करना चाहिए किसकी क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है करके। आई बात समझ में? सो कभी भी आपको कोई प्रोग्राम को चेंज करना है, उसके लिए आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट सेट कर लो कि कौन चेंज कर सकता है, क्या चेंज कर सकता है, कितना चेंज कर सकता है। करेक्ट है? उसके बाद फिर प्रोसेस डिफाइन करने के बाद पहले अभी ये पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहले आपने चेंज का क्या करना चाहिए? रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हमें ये चेंज को रिक्वेस्ट, मतलब चेंज करना है, रिक्वेस्ट करो, डायरेक्टली मत करो, पहले रिक्वेस्ट होनी चाहिए। रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद यू डू व्हाट? मेक दोस चेंजेस। वंस द चेंजेस आर डन यू डू व्हाट? टेस्ट दोस चेंजेस कि वो बराबर है या नहीं है। वो टेस्ट सक्सेसफुल रहा तो देन यू डू व्हाट? अप्लाई दोस चेंजेस। कभी कभी कुछ माइनर या इमरजेंसी चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जो भी चेंजेस किया उसको डॉक्यूमेंट करो। एंड फिर जो चेंज किया है वो नया होगा ना, तो जो यूजर है उसको क्या दो? आप ट्रेनिंग दो। ये आपके कंट्रोल से। आई बात समझ में आपको? सो पहले प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद क्या? रिक्वेस्ट, मेक चेंजेस, टेस्ट दोस चेंजेस, अप्लाई दोस चेंजेस। सिंपल एकदम। फिर उसको क्या करना है आपने? इमरजेंसी या माइनर चेंजेस आपको करने पड़ सकते हैं अगर कुछ एप्लीकेशन में गड़बड़ हो गई तो। एंड लास्ट में क्या करना है आपको?
डॉक्यूमेंटेशन एंड यूजर को ट्रेनिंग देना। इजी है क्या एकदम? हाँ। फिर उसके बाद जब आप कुछ चेंज रिक्वेस्ट करते हो तो आपने वो क्या करना चाहिए, रिक्वेस्ट को रिकॉर्ड करना चाहिए, मैनेज और ट्रैक करना चाहिए कि कितनी बार चेंज कर रहा है ये, ट्रैक करना चाहिए ना, ये बार बार चेंजेस कर रहा है ये तो, सो वो आपने ट्रैक रखना चाहिए। फिर चेंजेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपने क्या करना चाहिए, एनालाइज, डिजाइन एंड डेवलप, क्या चाहिए उसके हिसाब से बनाओ और फिर एक्चुअली डेवलप करो। देन टेस्ट प्लान बनाओ, उसके केसेस देखो, एंड देन यू सी यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूएटी का फुल फॉर्म क्या है? यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि क्या वो यूजर फ्रेंडली है या नहीं, यूजर उसे एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं। क्लियर एकदम? सो ये अपना पार्ट हो गया कौन सा, सेकंड, जनरल आईटी कंट्रोल। फर्स्ट कौन सा था? डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस पे कंट्रोल। सेकंड कौन सा था? प्रोग्राम चेंज कंट्रोल। अभी थर्ड क्या कहता है? एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल। अब उस प्रोग्राम को आपने क्या करना है, उस प्रोग्राम को, उस सिस्टम को आपने क्या करना है, एक्सेस करना है ना। एक्सेस करना है मतलब क्या करना है, यू नीड टू व्यू दैट इंफॉर्मेशन, आपको देखना है, बराबर कि नहीं। तो एक्सेस के लिए क्या है, टू एंश्योर दैट द एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा इज व्हाट, ऑथेंटिकेटेड। सही बात है ना, कोई भी व्यक्ति कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है क्या? नहीं। तो एक्सेस सिक्योरिटी, सो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होंगी देखिए। सबसे पहले सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। पहले आपने सिक्योरिटी का क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, मतलब यहां पे आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करने चाहिए कि हु विल एक्सेस विच इंफॉर्मेशन एंड टू व्हाट एक्सटेंट, बराबर। फिर आपने वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगाने। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मतलब क्या, आपने कंट्रोल्स लगाने हैं सिक्योरिटी के, बराबर। फिर वो आपने क्या करना है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। कहां कहां पे कंट्रोल लगाएंगे आप, एप्लीकेशन पे लगाएंगे, क्योंकि वहां से डेटा एक्सेस हो सकता है, डेटा सेंटर से डेटा एक्सेस हो सकता है, बराबर कि नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम से डेटा एक्सेस हो सकता है, नेटवर्क से डेटा एक्सेस हो सकता है, जहां पे एक्चुअल आपके सर्वर्स है, बराबर, तो वहां पे भी फिजिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए। अरे बोलो ना। सो यहां पे आप लोग क्या कहते हैं, आपने कंट्रोल्स लगाने हैं। तो ये सारे कंट्रोल्स हो गए ना। कहां कहां पे कंट्रोल हो गए, स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो सबसे पहले क्या देखो ना, अपना डेटा सेंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओवर व्हाट, नेटवर्क, बराबर के नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे अपन। और डेटा सिक्योरिटी ऑन व्हाट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सीक्वेंस में ऐसे रखते, पहले एप्लीकेशन डेटा जनरेट करेगा, जैसा करना है करो यार। सो कौन से पॉइंट्स है, डेटा सेंटर सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एंड लास्ट में फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी मतलब समझते हो ना क्या होता है, जहां एक्चुअली जैसे मेरा लैपटॉप यहां है तो यहां की रूम लॉक एंड की में होनी चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए यहां का। अरे बोलो यस और नो। तो ये, एंड बाद में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्रिविलेज्ड अकाउंट्स, सिस्टम एडमिन्स, डीबीएस, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सुपर यूजर्स, मतलब जिनको प्रिविलेज्ड एक्सेस होता है, कि जिनको चेंजेस करना है कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, और ये होते हैं बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है ना, ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। तो समझ में आएगा आपको क्या है ये। सो आपने पहले ऑर्गेनाइजेशन में क्या लगाना है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बेसिस पे आप लगाओगे कंट्रोल्स, एंड ये आप जहां जहां पे कंट्रोल्स लगाओगे उसकी लिस्ट। करेक्ट है एकदम, पढ़ लीजिए उसको प्लीज। चलिए ओवर, ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन सिस्टम्स एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल। अभी ध्यान से सुनना क्या कहता है। एक्विजिशन मतलब हम लोग को कोई सॉफ्टवेयर को एक्वायर करना है, मतलब हम लोग को क्या करना है, परचेस करना है, बराबर। हम लोग को सिस्टम को डेवलप करना है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, उसको इन हाउस
हम लोग क्या करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, इन हाउस बनाते हैं। हमने देखा था ना अपना ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में अपने प्रोग्राम्स जो हो सकते हैं कैसे, इन हाउस वर्सेस पैकेज्ड। जो परचेस करता हूं मतलब जो एक्वायर करता हूं वो पैकेज्ड होते हैं, जो डेवलप करता हूं वो होते हैं इन हाउस। फिर चाहे परचेस्ड हो या इन हाउस हो, मुझे उसको क्या करना है, मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। तो इन सब पे कंट्रोल होना चाहिए टू एंश्योर दैट दे आर डेवलप्ड, कॉन्फ़िगर्ड एंड इंप्लीमेंटेड, बराबर कि नहीं, टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। सो कैसे होगा, सबसे पहले जब आप परचेस या इन हाउस कुछ डेवलप कर रहे हो, सबसे पहले आपको वो पूरे एक्टिविटीज पे मैनेजमेंट रखना है, सेम पॉइंट है, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द एक्टिविटीज। फिर आपने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, इनिशिएशन, परचेस करना है या डेवलप करना है। फिर आपने उसको एनालाइज करना है एंड डिजाइन करना है, कि आपको एनालाइज मतलब क्या, व्हाट यू वांट, आपको क्या इंफॉर्मेशन मतलब आपको प्रोसेस कराना है, ये आप देखोगे। नंबर 2, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो प्रोसेस करेगा वो किस फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट देगा, वो आपको बताना है। रिपोर्टिंग का स्टाइल होगा, बोलो यस और नो। सो आप पहले एनालाइज करोगे कि व्हाट इंफॉर्मेशन यू वांट टू प्रोसेस, हाउ इट विल प्रोसेस, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग व्हाट इंफॉर्मेशन इन विच फॉर्म इट विल गिव इट टू यू। क्या इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना है, वो कैसे प्रोसेस करेगा, और सीधा बैठता क्या कि गोदी में बैठाऊं उसके, हाँ तू ही, हाँ बैठना उसके पीछे वाले के गोदी में, नहीं ना, फिर ध्यान देना इधर, हाँ ऐसा पीछे क्या है बार बार। सो क्या कहते हैं, अपने को पहले एनालाइज करना है एंड फिर डिजाइन डेवलप करना है। फिर वो होने के बाद एक्चुअली कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, कोड्स, प्रोग्राम्स को बनाने के लिए कोड्स बनाने पड़ते हैं ना, तो आप वो कोड्स बनाए, फिर उसको टेस्ट करो कि उसके अंदर कोई बग्स है या नहीं है, फॉर क्वालिटी अश्योरेंस। टेस्टिंग होने के बाद उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, सिस्टम में जाके आप इंप्लीमेंट करोगे तो उससे क्या होगा, गो लाइव, मतलब यू कैन नाउ इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर एंड स्टार्ट यूजिंग इट। एंड देन जो भी आपने किया उसको क्या करो, डॉक्यूमेंट करो, और लोगों को क्या दो, उसका ट्रेनिंग दो। स्टेप समझ में आए आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। सब लोग प्लीज ध्यान दे, सबसे पहले प्रोजेक्ट को स्टार्ट, तो स्टार्ट करने के लिए व्हाट यू वांट, हाउ यू वांट, उसको एनालाइज और फिर क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। फिर उसके लिए अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब आप क्या लिखेंगे, इसके कोड्स लिखना चालू करेंगे। कोड्स जैसे लिखेंगे आप, वो कोड सही है या नहीं उसको टेस्ट करेंगे, उसका क्वालिटी बराबर है या नहीं वो चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाते रहना। फिर वो अगर टेस्ट हो गया, फिर उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको इंप्लीमेंट करो, मतलब क्या, गो लाइव, बराबर के नहीं। एंड देन आपने उसका कोड्स को जो भी बनाया डॉक्यूमेंट करो, एंड देन यूजर को ट्रेनिंग दो, हाउ द इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड करके। आई बात समझ में आपको, बोलो हाँ या ना, यस, चलो वेरी गुड। सो पढ़ लिया ये आपने, एक बार फिर से पढ़िए सारे, कहां से, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन से। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, और ये सारे एग्जांपल्स है किसके, वाओ, आपको मालूम ही नहीं है, जनरल आईटी कंट्रोल्स। अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल भी टाइम पास मत करो। देन वी मूव टू एप्लीकेशन कंट्रोल्स। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन। बिल्कुल भी बातें मत करो, एक बार रीड करो, उसमें कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, सर्विस लेवल अग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि जिससे हम लोग ये परचेस करते हैं, बराबर, थर्ड पार्टीज, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, उनसे अग्रीमेंट साइन करते हैं कि टू मेंटेन आवर सिस्टम्स, टू मेंटेन आवर नेटवर्क्स, बराबर कि नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स। करेक्ट है ना। आउटसोर्स कभी कभी हम लोग ने भी अगर डेवलप किया है ना, तो उसके बाद हमने जो डेवलप किया है उसमें अगर अपने को कुछ गलतियां ढूंढनी है तो हम लोग थर्ड पार्टी को बोल सकते हैं कि आके चेक कर लो कि हमारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई होते हैं या नहीं, आप उसे मॉनिटरिंग करो। वही लिखा ना उसके आगे, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, सिस एडमिन्स का मतलब होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स।
डीबीए का मतलब होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। चलो आगे बढ़े यहां से अपन। यस ओके, एप्लीकेशन कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं। हाँ बेटा बोल। अरे यार ये सब बोल चुका हूं मैं क्लास में। यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसका मतलब भी बोला था मैंने। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, कोई एप्लीकेशन को हम लोग डेवलप करते हैं या उसमें कुछ हम लोग चेंजेस करते हैं, बराबर, जो प्रोग्राम चेंज की बात हो रही है, तो जो हमने चेंजेस किए है ना, तो वो चेंजेस यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यूजर को वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यूजर उसके ऊपर काम करते आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो हम लोग जब चेंजेस करेंगे, सिर्फ चेंजेस करके छोड़ नहीं देंगे, हम लोग को ये भी उसमें टेस्ट करना है कि वो यूजर के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है, यूजर फ्रेंडली है या नहीं है। तो उस चीज को जो टेस्ट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। बेटा ये बोला था मैंने क्लास में। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज एप्लीकेशन कंट्रोल्स। अब एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होता है आपको मालूम होगा, स्पेसिफिक ऐप पे लगेगा, स्पेसिफिक प्रोग्राम पे लगेगा। आई बात समझ में। जनरल में ये जो सारे ऊपर के कंट्रोल्स देखे वो सब तरफ थे। सो ये क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स इंक्लूड्स बोथ ऑटोमेटेड एंड मैनुअल कंट्रोल्स एंड दैट ऑपरेट एट अ बिजनेस प्रोसेस लेवल। ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन के ऊपर के कंट्रोल्स ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं और मैनुअल भी हो सकते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे बहुत सारे भर भर के, ठीक है, ध्यान देना। दे आर एम्बेडेड, मतलब क्या, दे आर इंक्लूडेड इनटू द आईटी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन कंट्रोल्स ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जो ऑटोमेटेड या मैनुअल भी हो सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि अपन जब कोई एप्लीकेशन पे पासवर्ड लगाते हैं, बराबर, तो मैंने लगाया ना ये, तो ये मैनुअल कंट्रोल हुआ, मैंने लगाया ये कंट्रोल पासवर्ड। बट जब 3 बार 5 बार अगर मैं गलत पासवर्ड डाल दूं तो वो सिस्टम, वो एप्लीकेशन अपने आप को ब्लॉक कर देगा, बराबर कि नहीं। तो वो हो गया सिस्टम का कंट्रोल। समझ रहे बात को। तो ये हो गया ऑटोमेटेड कंट्रोल। अरे सिंपल सी बात है, आपने आपका पिन लगाया, आपने पिन नंबर डाला 1 2 3 4 आपके डेबिट कार्ड के लिए, तो 1 2 3 4 तो ये कंट्रोल आपने दिया ना, ये पिन नंबर तो आपने लगाया ना। अरे बोलो यस और नो। तो ये मैनुअल कंट्रोल है, 1 2 3 4 पिन डाल के तभी पैसा निकलेगा। बट जब कोई 3 बार इसको गलत डालेगा तो क्या हो जाएगा, इसका कार्ड क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ये ब्लॉक मैंने करवाया या ये ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। सो दिस पिन नंबर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, मैनुअल कंट्रोल। जब 3 बार गलत डालोगे सिस्टम उसको खुद से ब्लॉक कर देगा, वो कौन सा हो गया, ऑटोमेटेड कंट्रोल। आई बात समझ में आपको। यस। सो यहां पे दे आर एम्बेडेड, they are incorporated, they are included where, in the applications itself। उसके एग्जांपल्स क्या है देखते हैं। सबसे पहले सिंपल सिंपल चीजें, फिर थोड़ा ट्रिकी वाले। मैंडेटरी डेटा फील्ड्स। मैंडेटरी डेटा फील्ड्स, जब आप लोग फॉर्म भरते हो, कोई एप्लीकेशंस जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन मैंडेटरी होती है, उसके बगैर आप प्रोसीड ही नहीं कर सकते। रेड स्टार मार्क वाले होते हैं, अरे बोलना पड़ेगा आपको। ये कंट्रोल है ना कि इसके बगैर आपका प्रोसेसिंग आगे हो ही नहीं सकता। आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, आप डिटेल सिर्फ आपका नाम दे दोगे, फोन नंबर दे दोगे, ईमेल एड्रेस दे दोगे, चलेगा क्या, नहीं। वो आपको आपका एड्रेस कहां पे है वो आपको डालना जरूरी है। आई बात समझ में आपको। यस, दैट इज मैंडेटरी डेटा फील्ड्स। रेड स्टार वाले जो होते हैं वो करेक्ट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, यूजर लिमिट चेक्स। सिंपल सिंपल बातें कर लेते पहले। यूजर लिमिट चेक्स। यूजर लिमिट चेक मतलब आपने देखा होगा आज की तारीख में बहुत ज्यादा कॉमन है। जैसे मैंने हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले लिया, बराबर के नहीं, तो क्या करता हूं, वो लॉगिन आईडी पासवर्ड बराबर मैं मेरे भैया को दे दूंगा, मेरे दीदी को दे दूंगा, बोलूंगा तुम भी यूज करो। तो जब वो हम लोग साथ में देखना शुरू कर लेंगे तो क्या बोलेगा, वो एरर देगा वो कि ये और एक कहीं तो भी रन हो रहा है, तो आपके यहां पे वो प्ले नहीं होगा। दैट इज व्हाट यूजर लिमिट चेक। मतलब एक आपका पर्टिकुलर एप्लीकेशन कितने लोग एक साथ यूज कर सकते हैं उसके ऊपर भी चेक होता है। कोई नेटफ्लिक्स का पासवर्ड दे देता है, बराबर, अमेजॉन प्राइम 6 लोग यूज कर सकते हैं एट ए टाइम, उसके बाद कोई यूज नहीं कर सकता।
तो वो कितने यूजर्स यूज कर सकते हैं उस लिमिट को चेक करने के लिए जो कंट्रोल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूजर लिमिट चेक्स। ये आपके सिस्टम्स के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। आई बात समझ में आपको? उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा, एडिट चेक्स एंड वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा। कभी कभी आप जब फॉर्म्स भरते हो वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा, सो आपने देखा होगा कि आपको ऐसा कुछ आपको दिखता होगा, फिर आपको ऐसे बोलते हैं कि आपने ये डेटा फिल करना है, यहां कैप्चा कोड जिसे आप सुनते हो, बराबर कि नहीं? सो ये कैप्चा कोड मतलब क्या है, एडिट चेक्स एंड वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा। मतलब जो डेटा आप दे रहे हो, आप सहमत हो ना, यही डेटा डालना है आपको। तो इसके बाद आप लोग यहां पे कि एक टिक होता है कि यू अग्री एंड कंटिन्यू, सबमिट एंड कंटिन्यू, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा, बोलो यस और नो। फिर उसके बाद ये जो आपने डेटा डालते हो यहां पे, और ये मैच होना चाहिए ना दोनों डेटा, बराबर। ये नहीं तो आप एक बार देखते हो कि आप पहले यहां पे आपका मेल आईडी डालते हो, बराबर, फिर आपको फिर से वो मेल आईडी आपको री एंटर करने के लिए बोलते हैं, बराबर। यहां पे आपको क्या होता है, यहां पे आपको दिख जाता है आपका जो मेल आईडी आपने डाला है, मान लो हर्षद जाजू आपने से डाल दिया, फिर सेकंड आपको यहां पे स्टार 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 दिखता है, क्योंकि आप वही देख के कॉपी ना कर लो, आप सही से डालो उसको। या अकाउंट नंबर जब आपको डालना होता है ना, पेई ऐड करना होता है आपको, सो 2 बार सेम अकाउंट नंबर डालने बोलता है वो, रिकन्फर्म अकाउंट नंबर। अरे ऐसे सुना है क्या आपने, कभी देखा है क्या आपने? सो ऐसे वो 2 बार क्यों बोलता है, उसको चेक करना है कि जो आपने डाला हुआ है, बराबर कि नहीं, वो सही है या नहीं। या तो जब अपन पासवर्ड को चेंज करना होता है, बराबर कि नहीं, पहले आप ओल्ड पासवर्ड डालते हो, बराबर, फिर आपको वो न्यू पासवर्ड पूछता है एंड री एंटर न्यू पासवर्ड, ऐसा पूछता है ना। वो क्यों पूछता है, जो भी आपने चेंजेस किए हैं और फिर जो भी आपने नया इनपुट डेटा दिया है वो उसको वैलिडेट करना है। आई बात समझ में? इसके लिए वो आपको दोबारा वो चीज डालने को बोलता है। इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम के अंदर ही ये कंट्रोल्स है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगा। आई बात समझ में आपको? अरे बोलो यस और नो? यस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, सीक्वेंस नंबर्स। सीक्वेंस नंबर्स की अगर बात करें तो जैसे आपने बहुत सी बार देखा होगा कि ऐसे जो अपने डेबिट कार्ड्स होते हैं या क्रेडिट कार्ड्स, उसके पीछे से ग्रिड होता है, ग्रिड, आपको ऐसे ग्रिड दिखेगा, बराबर। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना, तो आपको ये नंबर, ये अल्फाबेट का वो नंबर डालना पड़ता है, या आपका जो नंबर होता है ये डेबिट कार्ड एसोसिएटेड विद द सीवीवी नंबर, बराबर कि नहीं, ये मैच होता है, यूनिक होता है। अरे बोलो यस और नो? तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, सीक्वेंस नंबर चेक। या तो दूसरा एग्जांपल देता हूं, कभी बचपन के दिन याद करना, जब स्क्रैच कार्ड आते थे, मोबाइल नंबर को रिचार्ज करने के लिए स्क्रैच कार्ड आते थे, सब लोग ने एक ना एक बार तो भी आगे पीछे दूसरा तीसरा ट्राई किया होगा कि यार मेरा रिचार्ज होता है कि नहीं, देखता हूं। आगे 1 2 3 डाला होगा, 4 5 6 डाला होगा, बीच में के नंबर चेंज किए होंगे, किया होगा ऐसे स्टार ये डाल के वो एक 16 डिजिट नंबर डाला, हैशटैग दबाया और फिर देख सबमिट किया, वो बोलता है इनकरेक्ट। किसी का भी सक्सेसफुल हुआ है कि आज तक से मैंने रैंडमली ट्राई किया? किसी का नहीं हुआ। समझने की कोशिश करो रीजन क्या है। यही वो सीक्वेंस नंबर्स होते हैं जो रैंडमली जनरेट होते हैं, और रैंडमली उसका जो कोड्स होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं। आई बात समझ में? तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम है, बराबर कि नहीं? सो दैट इज व्हाट सीक्वेंस नंबर चेक्स। लास्ट में हम लोग क्या कहते हैं, रीजनेबलनेस चेक। जो भी डेटा आप डालते हो वो रीजनेबल होना चाहिए। मतलब आपको बोलते हैं ना कि अगर आपको एड्रेस डालना है तो मिनिमम इतने कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगर आप पासवर्ड सेट करते हो तो उसमें आपको बोलते हैं कि एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो वो जो डेटा आप जो डालते हो वो डेटा रीजनेबल होना चाहिए। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है तो 10 डिजिट का ही होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या कर लेगा, वो मोबाइल नंबर सही है गलत वो नहीं बताएगा आपको, बट वो पूरा कंप्लीट है या नहीं है वो जरूर बता सकता है, क्योंकि उसके सिस्टम में दिया है कि 10 डिजिट का होना चाहिए नंबर। आई बात समझ में आपको? ऐसी बात है। सो ये अलग अलग टाइप के कंट्रोल्स है जो कहां लगे हुए हैं बच्चों, आपके एप्लीकेशंस में। आई बात समझ में आपको? नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स विच आर टेक्निकली व्हाट, मैनुअल कंट्रोल्स विच यूज द, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट, विच यूज द डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस फ्रॉम द आईटी सिस्टम। आईटी सिस्टम ने डेटा जनरेट करके आपको देगा और वो डेटा के बेसिस पे आप क्या करोगे, आगे आप कंट्रोल्स लगाओगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे अपन, आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स।
ये कंट्रोल्स का इफेक्टिवनेस डिपेंड करेगा ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स डेटा। अगर कंप्यूटर ने, मतलब समझो ये कंप्यूटर है जो मुझे इंफॉर्मेशन जनरेट करके देगा, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये इंसान आगे कंट्रोल लगाएगा, करेक्ट है? इसे अपन कहते हैं आईटी डिपेंडेंट मैन्युअल कंट्रोल। बट आप समझो अगर ये कंट्रोल का इफेक्टिवनेस होना है तो उसके लिए ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए। आई बात समझ में आपको? अरे बोलो हाँ या ना? यस। ड्यू टू इनहेरेंट डिपेंडेंसी ऑन आईटी, the effectiveness of the reliability of automated application controls and IT dependent controls require general IT controls to be effective. एप्लीकेशन कंट्रोल्स अच्छे से काम करने चाहिए, बट एप्लीकेशन कंट्रोल्स को और अच्छे से काम करने के लिए कौन सा कंट्रोल लगता है? जनरल आईटी कंट्रोल्स। यही बात हो गई। ये रीड कीजिए, टेस्टिंग मेथड्स रीड कीजिए। अभी होमवर्क के लिए तो पढ़ के आए नहीं आप, सो अभी फटाफट ये इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस पढ़िए। फिर ये टेस्टिंग के लिए आपने क्या क्या अंडरस्टैंडिंग, इंस्पेक्शन करना है वो पढ़िए। यहां तक आपने 5th पॉइंट के ऊपर तक आपने पढ़ना है अभी। फिर 2 पेज बचते हैं चैप्टर के, खत्म हो जाएगा। अरे बातें मत करो यार, क्या पागलपन चालू है उधर? होमवर्क की चीजें पढ़ के नहीं आए, इसके लिए पढ़ने का समय दे रहा हूं, ताकि कोई डिफिकल्टी है तो पूछो। वो डिफरेंस पढ़ के हो गया आपका, जनरल आईटी वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल्स। सिंपल है, पढ़ा हुआ था अपन ने जी। ये इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस और ये सब हो गया पढ़ के, मतलब पेज नंबर 7 हुआ क्या पढ़ के? रीपरफॉर्मेंस मतलब समझाता हूं, सबका एक बार पढ़ के होने दो। बेटा लास्ट बेंच, हाँ, उसके चेहरे पे क्या क्या लिखा है वो पढ़ रहा है क्या तू? हाँ, चलो हुआ। चलो, सो इंक्वायरी मतलब आपको मालूम है
क्या कहता है? इट इज द मोस्ट एफिशिएंट ऑडिट टेस्ट बट इट ऑल्सो गिव्स व्हाट? द लीस्ट ऑडिट एविडेंस. क्योंकि बेस्ट मेथड है बट सब लोग सही इंफॉर्मेशन आपको देंगे या नहीं देंगे इसका कोई गारंटी नहीं है. सेकंड, रीपरफॉर्मेंस क्या कहता है? मोस्ट इफेक्टिव है क्योंकि आप खुद करके उसे क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो कि सब सही हो रहा है या नहीं. बट ऑब्वियसली इट इज व्हाट? वेरी लेंथी प्रोसेस क्योंकि यू हैव टू डू द एंटायर एक्टिविटी ऑल ओवर अगेन. दैट इज रीपरफॉर्मेंस. सो इट विल टेक टाइम एंड इट विल बी व्हाट? वेरी लेस एफिशिएंट मोस्ट ऑफ द टाइम. क्योंकि जिस टाइम आप कर रहे हो मे बी उस टाइम पे अच्छा चल सकता है बट जिस समय पे हुआ था वो समय पे कैसा हुआ था इसके बारे में अपने को कोई सबूत मिलेगा नहीं. सो इसीलिए अप्लाइंग इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विथ इंस्पेक्शन गिव्स द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस. सो इट इज अ मैटर ऑफ व्हाट? ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट. सो अगर आपको ऑडिट करना है तो और कौन से टेस्टिंग के मेथड्स है? सो फर्स्ट क्या कहता है? You obtain what? An understanding by doing what? A walk through. वॉक थ्रू का मतलब क्या होता है? पूरा प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग लेना है, स्टेप बाय स्टेप. वॉक थ्रू करना मतलब क्या होता है? एट व्हाट पॉइंट इट इज स्टार्टेड, हाउ इट इज प्रोसेस्ड एंड वेयर इट इज कंप्लीटेड. पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसका अंडरस्टैंडिंग लेना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वॉक थ्रू. बराबर के नहीं? पूरा एक बार उसको मुआयना करना, इसको क्या कहते हैं अपन? वॉक थ्रू. Of one end-to-end transaction using a combination of inquiry, observation and inspection. पूरा वॉक थ्रू करने के बाद आपको देखना है ऑब्जर्व हाउ अ यूजर processes the transaction under different scenarios. Then you inspect the configuration of the defined application. इंस्पेक्ट द सिस्टम लॉग्स. सिस्टम लॉग्स मतलब क्या? कि कौन से व्यक्ति ने एक्सेस किया था, कितने समय पे एक्सेस किया था, उसने क्या चेंजेस किए, क्या एंट्रीज पास किए. तो आपको पता चल सकता है कि क्या ऑथराइज्ड पर्सन ने ऑथराइज्ड प्रोग्राम को ऑथराइज्ड पर्पस के लिए यूज किया या नहीं किया. सिस्टम लॉग्स देखना है. रिपोर्ट निकलता है सिस्टम से कि कौन से व्यक्ति ने कौन से सिस्टम को कब एक्सेस किया था और उसके अंदर उसने क्या काम किया था. करेक्ट है? उसके बाद टेक्निकल मैनुअल एंड यूजर मैनुअल्स को चेक करिए, टेस्ट चेक को करिए एंड एज यूजुअल व्हाट वी सॉ, डू अ रीपरफॉर्मेंस ऑन द रॉ डेटा. सही बात है एकदम. यस. आगे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स. देखो बच्चों, अभी तक हमने बात करी थी अबाउट व्हाट? ओनली इंटरनल कंट्रोल्स की बात करी थी. अब यहां पे कौन से कंट्रोल्स की बात हो रही है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स. अब अगर आपको मालूम होगा इंटरनल कंट्रोल्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? केयर, compliance with applicable laws and regulation, assets are safeguarded, reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations. सही बात है एकदम. yes. so अब यहां पे आपको दिखता है क्या? compliance with applicable laws and regulation, assets are safeguarded, reliability of financial reporting and effectiveness and efficiency of operations. इसके अंदर और एक पॉइंट क्या बस ऐड हो जाता है यहां पे? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स. सही है एकदम. क्या भैया डिफिकल्टी है क्या? कुछ नहीं. उसके बाद समझने की कोशिश करो, कंपनीज एक्ट में अपने को रिपोर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में ये लॉज एंड रेगुलेशंस के लिए ऐसा कुछ बताया था, याद है क्या आपको? रिपोर्ट करना है अपने को. कुछ नहीं याद आ रहा है? सर कल का पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा है? तुम बहुत पीछे दूसरे मॉड्यूल में जहां पे, रुको मैं बताता हूं आपको, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना. देखो ऐसा है, कुछ एक पॉइंट पढ़ा था, आपको याद है क्या? वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स. ये अपने को रिपोर्ट करना है. ऐसे कभी किसी दुनिया में एक बार बोला था मैंने, ये पढ़ाना है, पढ़ाऊंगा, डोंट वरी. बट आप समझने की कोशिश करो, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर ऑडिटर के ऊपर ड्यूटी है टू रिपोर्ट ऑन व्हाट? कि वेदर देयर इज एडिक्वेट फाइनेंशियल कंट्रोल्स और नॉट. दैट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. करेक्ट है? So the Companies Act 2013 has placed a greater emphasis on the effective implementation and reporting on internal controls, and the directors and management have the primary responsibility. Anyone any difficulty? ये हाफ पेज ऐसे easily निपट गया ये. अरे बोलो yes or no? Yes. अब हमारा 6th वाला जो कॉन्सेप्ट है एकदम सिंपल है कॉन्सेप्ट.
टेक्निकली बहुत ही मतलब नया कॉन्सेप्ट है ये, बट एज सच आपको वो कॉन्सेप्ट मालूम है, बस अपने को थोड़ा उसको है ना अच्छे से उसको रिफ्रेम करके आपके सामने उसको रखना है। पढ़ा होगा आपने EIS में डेटा एनालिटिक्स करके, नहीं पढ़ा है? अच्छा, ऑडिट में पढ़ना, मेरे लिए छोड़ा, वाह धन्य हो गए हम, ठीक है, वाह। सो इंटरनल कंट्रोल्स के लिए भी बोला था, एक नंबर, तो तुमको तो आ ही गया होगा। सो डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए डेटा एनालिटिक्स, समझने की कोशिश करना। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स एंड देन वी टॉक अबाउट व्हाट अबाउट ऑडिट। जैसे आप समझने की कोशिश करो, डेटा एनालिटिक्स मतलब डेटा आज के तारीख में बहुत ही जोरदार चीज कही है, डेटा इज द न्यू ऑयल। ऑयल से मतलब क्या होता है, बहुत सारे पैसे मिलते हैं ना, सेम वे में आज के तारीख में जिसके पास डेटा है ना, बराबर, वो डेटा को बेच के उस डेटा का सही इस्तेमाल करके बहुत पैसे कमा सकता है वो। प्लीज बच्चों ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट अपना खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद अपना कुछ भी नहीं बचता इस चैप्टर में, सिर्फ वो ऑडिट रिपोर्ट फाइंडिंग्स है और एक इलिस्ट्रेशन है उसका, जो इलिस्ट्रेशन आपको होमवर्क के लिए पढ़ना है, विल बी कंप्लीटिंग विद मॉड्यूल 1। समझने की कोशिश करना एकदम अच्छे बच्चों कैसे। बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स फर्स्ट, देन विल टॉक अबाउट फॉर ऑडिट। इन टूडेज एज डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप समझने की कोशिश करो, अगर मुझे ऐसा डेटा मिल जाए कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड CPT एग्जाम्स टुडे, मतलब जो रिजल्ट आया था पहले, एंड फाउंडेशन के एग्जाम्स क्लियर कर गए जो अभी इंटरमीडिएट कोर्स के लिए आने वाले हैं, अगर मेरे पास वो पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल हो जाएगा, तो क्या मैं उस ऑडियंस को ट्रैक कर सकता हूं, उसको ट्रैक करके उनको टैप कर सकता हूं, इन द सेंस कि आप मेरी क्लासेस लगाओ, मेरे वीडियो लेक्चर्स के डेमो लिंक्स में उन्हें भेज सकता हूं, मतलब जो मुझे जानता भी नहीं था मैं उस तक पहुंच सकता हूं, अगर मेरे पास क्या अवेलेबल हो, डेटा अवेलेबल हो, बराबर कि नहीं। तो अगर मेरे पास डेटा अवेलेबल होता तो आई कैन अर्न लॉट ऑफ मनी जस्ट बिकॉज आई हैव व्हाट, डेटा। आई बात समझ में। देयरफॉर इट इज सेड दैट डेटा इज द न्यू ऑयल। बट डेटा सिर्फ होने से कोई मतलब नहीं बनता। अगर मेरे पास सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग और परसुइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, अगर सिर्फ यही डेटा मेरे पास अवेलेबल है, तो मेरे को उस डेटा का कोई मतलब नहीं है। मुझे वो डेटा को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीफ्रेम करना पड़ेगा, और फिर उस डेटा से मुझे मिलेगी क्या, इंफॉर्मेशन। और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूं, डिसीजन से ले सकता हूं। समझ रहे क्या बात को। अब सर ये डेटा समझ में आ गया, व्हाट इज द एनालिटिक्स। जब उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं तो उस एनालिसिस से मुझे क्या पता चल सकता है, कुछ मुझे ट्रेंड्स पता चल सकते हैं, मुझे सीरीज पता चल सकता है कि आगे फ्यूचर में कौन सी चीज कैसे होने वाली है। सिंपल एग्जांपल इसका, जब आप YouTube पे अगर CA रिलेटेड वीडियोस अगर आप सर्च करते रहोगे तो आपको सजेशन फीड में आपको CA रिलेटेड वीडियोस ही मिलेंगे आपको, बराबर कि नहीं। अगर आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप गाने कंटिन्यूसली सर्च करते हो, या रिसेंटली अगर आप क्रिकेट के बारे में अगर आप कंटिन्यूसली यूट्यूब पे अगर वीडियोस देखते रहोगे, सो इमीडिएटली जो नेक्स्ट वीडियो लोड होगा वो कौन सा होगा, क्रिकेट से बारे में होगा। आप फेसबुक पे वीडियोस देखते हो, बराबर, जिस टाइप की इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो, जिस टाइप के कमेंट्स, जिस टाइप के स्टेटस, जिस टाइप के हैशटैग्स आप यूज करते हो, समझ रहे हो क्या, उसके हिसाब से वो आपको वो डेटा आपके सामने प्रेजेंट करता है। समझ रहे क्या बात को। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा एनालिटिक्स। मतलब सही व्यक्ति को सही समय पे सही मात्रा में सही इंफॉर्मेशन अगर दी जाए ना, क्या बोलते हैं, सही व्यक्ति को सही समय पे सही मात्रा में सही इंफॉर्मेशन अगर दी जाए ना, तो बिजनेस हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो बस वो सही व्यक्ति ढूंढना है, वो सही इंफॉर्मेशन ढूंढना है, वो सही समय ढूंढना है। वो ये सारे सही चीज ढूंढने के लिए आपको पहले क्या चाहिए, डेटा चाहिए। फिर वो डेटा को हम लोग एनालाइज करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका, और फिर उसके सामने क्या करेंगे, वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे। समझ रहे बात को आप। बहुत सी बार आप देखना, जब आप है ना बहुत से अगर फूड के अगर आप बहुत ये करते रहोगे, तो आपको आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको हमेशा खाने की चीजें दिखेगी।
बराबर कि नहीं? आप जब कोई YouTube पे वीडियो भी चलाओगे तो आपको जोमेटो का ऐड दिखेगा, लाइटनिंग फास्ट डिलीवरी ओनली एट स्विगी, ऐसे आपको कंटिन्यूस एड्स दिखेंगे। एंड फिर उस समय पे यू विल बी टेम्प्टेड एंड सोचते हो कि चलना भाई एक तो ऑर्डर कर लेता हूं ना, करेक्ट है ना? एंड देन यू एंड अप व्हाट बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बहुत सी बार आपकी इच्छा नहीं होती है बट आप फिर भी वो प्रोडक्ट को आप बाय कर लेते हो जस्ट बिकॉज व्हाट, वो इंफॉर्मेशन बार बार आपके सामने आ रही थी। ये सब कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ व्हाट, डेटा को किसी ने एनालाइज किया और फिर आपके सामने रिपोर्ट किया। एक ट्रेंड, प्लीज ध्यान दो रे, एक ट्रेंड समझ में आता है, बराबर के नहीं? अब समझो ना, यही कॉन्सेप्ट जो डेटा एनालिटिक्स का है, बराबर के नहीं? हम लोग क्या उसको ऑडिट में यूज कर सकते हैं क्या? बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ। डेटा एनालिटिक्स मतलब आपको समझ में आ गया ना कि ऑटोमेटिक जो आपको जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, जिस सीक्वेंस में आप इंफॉर्मेशन चाहते हो उस सीक्वेंस में आपके सामने वो प्रेजेंट हो रही है। चाहे वो यूट्यूब के वीडियोस हो, इंस्टाग्राम के आपके जो स्पॉन्सर्ड एड्स हो या फेसबुक के आपके एड्स हो, ये सब एग्जांपल्स है किसका? डेटा एनालिटिक्स का, करेक्ट है ना? जो आपके सामने वो इंफॉर्मेशन आ रही है। आपने देखा भी होगा, अगर आप सर्च कर रहे हो ना, कि अगर कभी आप फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो और आप सर्च कर रहे हो कि यहां पे ट्रैवल प्लान्स फॉर क्या बोलते हैं उसको, शिमला, मनाली, आप अगर महाबलेश्वर, ऐसे आप देखोगे ना, सो आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम जब आप खोलोगे ना तो आपके सामने आएगा होटल्स इन महाबलेश्वर, होटल्स इन शिमला, ऑटोमेटिकली आपके सामने आएगा वो, करेक्ट है ना? ये सब डेटा एनालिटिक्स है। तो अब अगर रेडीमेड इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ रही है, सो आप समझने की कोशिश करिए कि ये ऑडिट में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? सोचो जरा इसको, क्या हम लोग इसको ऑडिट में यूज कर सकते हैं क्या? इजीली कर सकते हैं। ऑडिट में अपन क्या करेंगे कि मेरे को मालूम है किस टाइप की इंफॉर्मेशन में ढूंढ रहा हूं, बराबर है कि नहीं? मेरे को किस टाइप के एरर्स चाहिए, ये डेटा है, इस डेटा में मैं ये टाइप के एरर्स ढूंढता हूं। तो मैं क्या करता हूं, सिस्टम को ही बोलता हूं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, कैट को यूज करते हुए मैं सिस्टम को बोलता हूं कि अगर तुम्हें ये क्राइटेरियाज में, बराबर कि नहीं, इफ देन वाला फॉर्मूला लगाता हूं मैं। कौन सा फॉर्मूला? इफ देन। इफ ये डेटा में से आपको ये इंफॉर्मेशन अगर मिलती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाली इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, देन यू गिव मी ऑल दैट इंफॉर्मेशन। वो पूरा खुद सिस्टम फिर क्या करेगा, डेटा को एनालाइज करेगा इन रिस्पेक्ट टू द रूल्स मैंने जो उसको दिए है, और वो क्या कर लेगा, वो मेरे सामने वो प्रेजेंट कर लेगा, बराबर के नहीं? हम लोग एक्सेल में, आपने कभी देखा है कि एक्सेल कुछ चीज होती है करके? हाँ, देखिए फिल्टर की बात नहीं कर रहा हूं, देखते हैं अपन। मैं आपको बताता हूं एक फॉर्मूला, बस कैसे कैसे अलग अलग फॉर्मूलाज बनते हैं। आई शो इट टू यू, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ होता है करके, बराबर? टिल द टाइम दिस एक्सेल फाइल इज ओपनिंग, हम लोग क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग जरा रीड करते हैं। आइए बच्चों, लाउड एंड क्लियर हम लोग सब पढ़ेंगे इसको। इन टूडेज डिजिटल एज, when the companies rely more and more on the IT systems, करेक्ट है ना? सो क्या बोलते हैं, एंड नेटवर्क्स टू ऑपरेट, आ जाएगा वो तो, उसको तो आना ही पड़ेगा। आ गया? बस मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, यहां पे आप देखिए, जैसे कि इक्वल टू इफ ब्रैकेट, अब दिख रहा है आपको? आप अगर देखोगे गौर से, सो दिख रहा है इफ लॉजिकल टेस्ट, दिख रहा है क्या आपको? कितने सारे अलग अलग फॉर्मूलाज है। इफ लॉजिकल टेस्ट, जो आप देखोगे कि मतलब इफ, अगर रुको इधर लगा के दिखाता हूं मैं आपको, हाँ, अब जैसे इक्वल टू इफ ब्रैकेट डालता हूं, अगर ये जो लिखा मैंने, इफ दिस इज ग्रेटर देन, क्या लिख रहा हूं मैं, इफ दिस इज ग्रेटर देन 800, ये मैंने क्या किया, रूल डिफाइन कर रहा हूं, ये लॉजिक डिसाइड किया मैंने उसको एनालाइज करने के लिए। अगर ये रहा तो मैं कॉमा डालता हूं और उसको बोलता हूं वैल्यू इफ ट्रू। अगर वैल्यू इफ ट्रू तो ए लिखता हूं, एंड वैल्यू इफ फॉल्स तो बी लिखता हूं, ठीक है ना? सो अगर मैं इसको क्लोज करता हूं तो मेरे को आंसर नहीं मिला। होता कभी कभी ऐसे। हाँ देखो, ए और बी में काम नहीं चला, वो आपको दिख रहा है क्या फॉर्मूला किया मैंने? इफ
ए, चलो ध्यान दो रे, देख रहे हैं आप लोग? हाँ, अब अगर आप देखोगे तो आपको फॉर्मूला क्या दिख रहा है? इफ ये जो ए रो नंबर 37 दिख रहा है क्या आपको? हाँ, सो इफ दिस इज ग्रेटर देन 800, अगर ट्रू रहेगा तो 0, फॉल्स रहेगा तो 1। ऐसा अपन ने उसको पूरा एनालाइज करके अपन ने रूल फ्रेम किया। अब वो आंसर क्या दे रहा है मेरे को? 1। क्यों आंसर 1 दिया मेरे को? क्योंकि इट इज फॉल्स। सो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग, बोलो ना बच्चों, हम लोग फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, रूल्स लगा सकते हैं, और डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम लोग और देखें, ये एक्सेल शीट बेसिकली एक एग्जांपल है किसका? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अरे बोलो यस और नो? यस। सो अगर मैं यहां पे और एक कुछ जैसे इधर चार्ट दिख रहा है आपको, इंसर्ट पाई चार्ट, बराबर कि नहीं? ये डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया, जान दो अभी नहीं कर रहा मैं, उसको बहुत बहुत टाइम लगता है, क्लास का समय बर्बाद। आपको जो पढ़ाना है वो समझ में आ गया ना? हाँ। सो क्या कहता है, चलो पढ़ो अभी, मतलब समझ में, रूल्स हम लोग डिफाइन करते हैं और फिर उसके हिसाब से सिस्टम खुद ही अपने को दे देगा कि कौन से 800 के ऊपर है, कौन से नीचे है, एंड अकॉर्डिंगली वो इंफॉर्मेशन आपको देगा। डुप्लीकेट्स होंगे तो वो खुद हटा देगा, बराबर, ये सारी चीजें। सो इन टूडेज एज व्हेन कंपनीज, पढ़ो ना जोर से, in today's digital age when companies rely on more and more on IT systems and network to operate business, the amount of data and information that exists in these systems is enormous. A famous businessman recently said data is the new oil, right? Aage, the combination of the processes, tools and techniques that are used to tap vast amount of electronic data to obtain meaningful information is called as what? Data analytics. Vast amount of data को कुछ इस कदर आपने क्या करना है? एनालाइज करना है, that it becomes what? A meaningful information. क्योंकि आप डिसीजन किसके बेसिस पे ले सकते हो? किसके बेसिस पे ले सकते हो? इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। अरे और एक सिंपल एग्जांपल आपको याद होगा कि मैंने आपको वो मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का भी बताया था, तो वो डेटा को पूरा एनालाइज करके उन्होंने मेरे सामने वो डेटा दिया था ना, पूरा बार डायग्राम बना के। यस, आगे, while it is true, everyone come on loud and clear, while it is true that companies can benefit immensely from the use of data analytics in terms of increased profitability, better customer service, gaining competitive advantage and more efficient operations, कंपनी कर सकता है ना, टारगेट कस्टमर को ऑपरेट कर सकता है, कॉम्पिटिटर अब क्या करेगा वो एनालाइज कर सकता है। आगे क्या लिखा हुआ है? इवन auditors can make use of similar tools and techniques in the audit process and obtain good results. The tools and techniques that auditors use in applying the principles of data analytics are known as what? Computer assisted audit techniques, or CAT in short. Again, data analytics can be used in testing of electronic records and data residing in the IT systems using what? Spreadsheets and specialized audit tools. Spreadsheet मतलब आपको अभी एक्सेल शीट दिखाया था ना, तो उसके अंदर मैं ये कर सकता हूं, चेक द रीजनेबलनेस। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? चेक किसके लिए यूज कर सकते हैं? कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा एंड द पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड इन ईदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटैंटिव ऑडिट टेस्ट। सो कंप्लीट है या नहीं है वो भी मैं चेक कर सकता हूं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता हूं? सैंपल सिलेक्ट करने के लिए, बोलो ना, रिकॉम्प्यूटेशन ऑफ डेटा के लिए, रीपरफॉर्मेंस के लिए, बराबर के नहीं, जर्नल एंट्रीज का क्या? एनालिसिस करने के लिए, एज रिक्वायर्ड बाय 240, फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट, क्योंकि इफ देन ऐसा ऐसा है तो वैसा वैसा है या नहीं है चेक करने के लिए, एंड इवेल्युएटिंग द इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज। ये सिर्फ एग्जांपल्स है जो हमने सारे पढ़ लिए। कंप्लीटनेस, आपका पॉपुलेशन कंप्लीट होना चाहिए, अरे वो सैंपलिंग में पढ़ा था ना। यस, अब ये रिपोर्ट वाला पॉइंट पढ़िए अभी। हाँ,
At the conclusion of each audit, it is possible that there will be certain findings or exceptions in the IT environment and IT controls of the company that need to be assessed and reported to the relevant stakeholders, including management, TCWG, namely Board of Directors Audit Committee. If a deficiency in internal control exists, barabar, if a control is designed, implemented or operated in such a way that it is unable to prevent or correct or detect a misstatements in the financial statements on the timely basis, or the control is missing, मतलब deficiency का मतलब बताया है. Evaluation and assessment of audit findings and control deficiencies involve applying of professional judgment that includes what quantitative and qualitative measures. कितने control बेकार है और जितने भी बेकार है उसका impact कितना होगा वो. Each finding should be looked at individually and in aggregate by combining with what other findings or deficiencies. कुछ difficulty है क्या उसके अंदर? नहीं, easy. वो illustration आप homework के लिए पढ़ेंगे. आई बात समझ में आपको? यस. सो एक बार हम लोग चैप्टर को ओवरव्यू करते हैं. फर्स्ट आ जाओ ना चैप्टर के फर्स्ट पेज पे. फर्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? व्हाट इज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, रेलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, देन हाउ टू यूज इट इन ऑडिट, बराबर, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसके रिस्क, बराबर, एंड देन सिचुएशंस इन विच आईटी विल बी यूज्ड फॉर द ऑडिट. फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स पढ़ा आज अपन ने. जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स. फिर उसके बाद हम लोग ने बात करी वो इंक्वायरी इंस्पेक्शन, वो कैसे करने का, एविडेंस ऑब्टेन करने की बात हुई. एंड देन लास्ट में अपन ने पढ़ा डेटा एनालिटिक्स. सिंपल सी बात है, डेटा एनालिटिक्स का मतलब बोला है और वो बोला है कि ऑडिट में यूज कर सकते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको कौन से सिचुएशंस है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स को आप यूज कर सकते हो. आई बात समझ में? जैसे वो सैंपल सिलेक्ट करने में, पॉपुलेशन कंप्लीट है या नहीं है, फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने में, उसके लिए. अरे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप आपस में लगे हुए हो, ठीक है. एंड लास्ट में उसके फाइंडिंग्स को अपने को रिपोर्ट करना है. सो यहां पे अपना ये चैप्टर खत्म होता है. एंड हियर वी कंप्लीट विथ व्हाट आर मॉड्यूल 1. सो कॉन्फिडेंस है पूरे मॉड्यूल पे? यस, ओके. सो टुमारो, अभी आज नया कुछ नहीं शुरू करते, बट सुनो मेरी बात को. टुमारो अभी आपको एक थोड़ा टाइम दे रहा हूं मॉड्यूल 1 को रिवाइज करने के लिए. फिर एक कोई दिन सुबह सुबह हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन लेंगे ऑफ व्हाट, ओनली मॉड्यूल 1, ठीक है ना. बट अपना जो रेगुलर क्लास में चल रहा है वो हम लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ते रहेंगे, ठीक है. दैट इज नंबर 1 थिंग. नंबर 2, टुमारो वी विल स्टार्ट विथ व्हाट, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, जिसके अंदर हम लोग कारो करके कॉन्सेप्ट है वो हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना. सो वो 2-3 चीजें हम लोग कल से पढ़ेंगे. वापस से कंपनी ऑडिट वाला चीजें स्टार्ट हो जाएगी. अगेन इंटरेस्टिंग थिंग्स विल कम टू योर, लाइक अभी ये एंड में बहुत डेटा लोडिंग हो गया था दिमाग में, करेक्ट है. सो टुमारो ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट विथ मॉड्यूल 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसका एक भी लेक्चर मिस मत करना. वो होने के बाद ऑडिट रिपोर्ट, बैंक ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट, 4 टॉपिक्स बचेंगे आपने, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर.